वैसे तो आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत से मूर्ख लोगों को देखा होगा या बहुत से मूर्ख लोगों के किस्से कहानियाँ सुने होंगे। एक मूर्ख राजा की कहानी आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एक ऐसे मूर्ख राजा की कहानी जिसकी मूर्खता ने उसकी खुद की ही जान ले ली। ये पूरी कहानी क्या है, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। Welcome back again on my YouTube channel Literature World. I am Harpreet Singh Brar, UGC NET qualified from district Hanumangarh of Rajasthan state. आज की हमारी वीडियो का पोइम का टॉपिक रहेगा द टेल ऑफ मेलन सिटी बाय विक्रम सेठ। एक तरबूज नगर की कहानी रिटन बाय विक्रम सेठ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को मैं कवर कर रहा हूँ। आज की हमारी पोइम नंबर 17 रहेगी। इससे पहले मैं 16 पोइमों को कवर कर चुका हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा तो इसी चैनल पर आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर बाकी की वीडियोस को देख सकते हो और उसी प्लेलिस्ट को आप सेव करके रख सकते हो, क्योंकि आगे आने वाला पूरा का पूरा सिलेबस, बाकी पोइट्री सेक्शन, ड्रामा, प्ले सब वहीं पर आपको मिलेंगे। इससे पहले हमने गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस को कंप्लीट किया था और उससे पहले सैयद अमानुद्दीन की पोइम डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन को कंप्लीट किया था। पोइम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो पोइम हमारे जो सिलेबस के अंदर दी हुई है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ये पोइम आरबीएससी जो कि एनसीईआरटी को फॉलो करता है उसकी क्लास 11th की इंग्लिश की बुक में दी हुई है। जो पीडीएफ आप देख पा रहे हो, ये एनसीईआरटी की पीडीएफ है, द टेल ऑफ मेलन सिटी विक्रम सेठ। इसके अंदर ये पूरी की पूरी पोइम दी हुई है। ये फोटोज़ आप देख सकते हो, ये राजा है क्योंकि इसी की कहानी है जो कि मूर्ख है। इस प्रकार ये पूरी की पूरी आपकी पोइम 11th क्लास में दी हुई है। मैंने इसको यहाँ पर डिटेल में स्टडी किया एनसीईआरटी को, और जो भी मेरे को ऑथेंटिक सोर्स मिले उनको डिटेल के अंदर स्टडी करने के बाद में मैंने अपनी एक पीडीएफ को रेडी किया। जो पीडीएफ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये पूरी की पूरी पीडीएफ है। इसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन, टाइटल, पोइट, कब इस पोइम को लिखा गया, पब्लिश करवाया गया, टाइप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सेटिंग क्या है, थीम, टोन, कैरेक्टर, अबाउट पोइट, थीम, हर एक अलग अलग थीम के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन, सिंबल्स और इमेजेस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं, उनका क्या मीनिंग है, लिटरेरी डिवाइसेस क्या है, स्टोरी क्या है, समरी क्या है। फिर इसमें आप लोगों ने जब एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो स्टार्टिंग के अंदर लिखा हुआ आता है आफ्टर इदराइश शाह, इसके बारे में बताया कि ये क्यों लिखा है। फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगी। आई होप 99% लोगों ने इस पोइम की समरी को कहीं और पे स्टडी किया होगा। इसकी स्टोरी है तो हर किसी को समरी ईजिली समझ में आ जाती है। तो हमारी आप इस वीडियो को क्यों देखोगे, इसका क्या आपको बेनिफिट होने वाला है। देखो, लाइन टू लाइन आप लोगों ने स्टडी कर लिया, वो तो एक स्टूडेंट के लिए हो सकता है, 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए, बट एज ए बीइंग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट आप लोगों को डिटेल के अंदर जाना पड़ेगा, क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा इस पोइम को कि भाई ये पोइम हमारे सिलेबस में क्यों दी गई है। तो जैसे जो भी लाइनें आएंगी उनको मैंने डिटेल के अंदर आगे एक्सप्लेन किया है कि उनका हिडन मीनिंग क्या है, उन लाइनों के अंदर कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस हैं। तो हम डिटेल के अंदर देखेंगे। टोटल 92 लाइन्स हैं, 46 कपलेट हैं। तो वीडियो लेंथी होगी क्योंकि हमें इसको एक्सप्लेन करना होगा। वैसे ये पोइम बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल ईजी है। हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या और भी जो मेरे पास ऑथेंटिक सोर्स की पीडीएफ मिलती है, जैसे मैंने बाकी पीडीएफ को, बाकी पोइमों को टीच करवाया है और आगे आने वाले वर्क को मैं टीच करवाऊँगा, तो जो भी ऑथेंटिक मटेरियल मेरे पास होता है वो आपको मिल सकता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। स्क्रीन पर जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है लिटरेचर वर्ड बाय ब्राड। आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को।
यहाँ पर जो भी PDF होती है मैं उसको सेंड कर देता हूँ। सिर्फ लिटरेचर ही नहीं, RPSC या फिर और कोई एग्ज़ाम के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है, कोई GK या फिर करंट अफेयर होता है, उसकी PDF भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इसके अलावा आप लोगों की कोई पर्सनल इंक्वायरी है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर मैसेज सेंड कर सकते हो, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। फेसबुक पर भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, ये फेसबुक ID है और ये इंस्टाग्राम ID है। अब हम पर्सनल बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करते हुए आज की हमारी पोएम की स्टार्टिंग करते हैं। द टेल ऑफ मेलन सिटी। टेल यानी कि कथा होती है, यहाँ पर स्टोरी ना लिख के टेल लिखा है। रीज़न ये है कि टेल पुरानी कथा होती है, लोक कथाएँ, उनको हम टेल बोलते हैं, कथाएँ। द टेल ऑफ मेलन सिटी यानी कि तरबूज नगर, उसकी कहानी, उसकी कथा, विक्रम सेठ। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन की। बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर जस्ट आपके सारे के सारे एक एक लाइन के अंदर आपका एक क्वेश्चन है, तो इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट इनको क्राइम करना पड़ता है, रटाफिकेशन करना पड़ता है। जैसे कि इस पोएम का टाइटल द टेल ऑफ मेलन सिटी, पोइट इसके विक्रम सेठ। इस पोएम को लिखा गया 1980 के अंदर, और पहली बार इस पोएम को विक्रम सेठ के पोइट्री कलेक्शन आया था, फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन था मैपिंग, 1981 के अंदर उसको पब्लिश करवाया गया। और बाद में इस पोएम को कलेक्टेड पोएम्स नामक जो कलेक्शन आया उसके अंदर भी रीपब्लिश करवाया गया। आप खैर इतना याद रखिए कि 1980 के टाइम पे इसको लिखा गया, उसके लगभग पक्का एग्जैक्ट नहीं है, अराउंड है, और पब्लिश इसको किया गया मैपिंग्स के अंदर 1981 के अंदर। ये इन्फॉर्मेशन आपको NCERT की PDF पर भी मिल जाएगी, हम उसको भी स्टडी करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से हमको लेनी होगी। टाइप और स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो ये पोइम एक नरेटिव पोइम है, क्योंकि ये एक कहानी है। कहानी को विक्रम सेठ ने पोइट्री की फॉर्म में बताया है, और पूरी की पूरी पोइम राइमिंग कपलेट्स के अंदर लिखी हुई है, तो उनकी राइमिंग स्कीम A B B C C ऐसे चलती जाएगी। 46 टोटल कपलेट्स हैं, टोटल लाइनों को काउंट करोगे तो 46 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 92 आ जाएगा। इस पोइम को टोल्ड इन स्टोरी टेलिंग टोन यानी कि कहानी सुनाने के ढंग में बताया गया है, ह्यूमर और स्टायर के साथ में। ह्यूमर यानी कि कहानी पढ़ के, पोइम पढ़ के आप लोगों को हंसी आएगी, साथ साथ में इसमें व्यंग किया गया है, स्टायर किया गया है। अगर आप लोगों ने इसकी पहले समरी सुनी हुई है तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी, नहीं भी सुनी हुई तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद में हम लाइन बाय लाइन पोइम को स्टडी करेंगे, बाकी पॉइंट बाद में स्टडी करेंगे। इसके बाद में अगर बात करें पोइम के स्टाइल और स्ट्रक्चर के बारे में, द पोइम हैज़ आयरनी, अब्सर्डिटी। अब आयरनी क्या होती है, इसमें व्यंग किए गए हैं, और अब्सर्डिटी यानी कि विसंगति, यानी कि कोई तुक यानी कि कोई साथ में मैचिंग नहीं होती, कुछ ऐसे बेहुदे से ढंग से पेश किया गया है। मोरल लेसन है इसके अंदर, इस छिपे हुए ह्यूमर के पीछे, क्योंकि कोई भी कहानी होती है तो कहानी का प्राइम पर्पस होता है कोई ना कोई मोरल मैसेज है, बट वो हिडन है। उसके बाद में बात करें इस पोइम की सेटिंग की, तो इस पोइम में एक पुराने से किंगडम की सेटिंग दिखाई गई है, जिसके अंदर एक राजा रूल करता है, और राजा क्लेम करता है अपने आप को जस्ट एंड प्लेसिड होने का। ध्यान देना इन शब्दों पर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जस्ट एंड प्लेसिड, जस्ट का मतलब न्यायप्रिय है, यानी कि जो न्याय करता है, किसी भी हद तक जाकर वो न्याय करता है। प्लेसिड यानी कि बिल्कुल शांत, जिसको गुस्सा नहीं आता। अब यही लाइनें, यही इसका करेक्टर इसको आयरनिक बना देता है, क्योंकि इस पोइम के अंदर जो न्याय किया गया वो बिल्कुल वो न्याय नहीं है। और रही बात शांति की, तो शांति के अपोजिट यहाँ पे वो गुस्सा भी करता है, तो ये अपोजिट करेक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है। द सेटिंग रिफ्लेक्ट फुलिश अथॉरिटी एंड ब्लाइंड फॉलोअर्स। इस पूरी पोइम के अंदर आपको सेटिंग के अंदर देखने को मिलेगा मूर्ख अथॉरिटी और उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स, मूर्ख शासक और अंधे अन्यानी। वो कहते हैं ना कि अंधों के अंदर काना राजा, कुछ ऐसी ही कहावत यहाँ पर सेट बैठती है। इसके बाद में आता है थीम। थीम के अंदर अब्सर्डिटी ऑफ जस्टिस, यानी कि जस्टिस यानी कि न्याय का बेहुदापन, इस प्रकार से न्याय किया गया है,
आप लोगों को लगेगा कि यार ये कौन सा न्याय किया है इसके अंदर। मिस यूज़ ऑफ पावर, पावर का मिस यूज़ किया गया है। मोब मेंटेलिटी, मोब यानी कि भीड़, इस पोएम के अंदर जो भीड़ दिखाई गई है उसकी मेंटेलिटी दिखाई गई है, मानसिकता, कि भीड़ की मानसिकता क्या होती है। एंड पीपल्स इग्नोरेंस, और लोगों की अज्ञानता दिखाई गई है कि किस प्रकार वो एक तरबूज को ही अपना राजा मानना स्वीकार कर लेते हैं। टोन की बात करें तो इस पोएम के अंदर स्टायरिकल, ह्यूमोरियस और आयरनिक, व्यंग्यपूर्ण, हास्यपूर्ण और विडंबनापूर्ण टोन इस पोएम के अंदर यूज़ की गई है। करेक्टर, इस पोएम के अंदर टोटल आपको 6 करेक्टर मिल जाएंगे। पहला करेक्टर राजा का है, जो कि एक मूर्ख राजा है, फुलिश रूलर, आयरनिकली कॉल्ड जस्ट एंड प्लेसिड, जो कि आयरनिकली अपने आप को जस्ट और प्लेसिड कहता है, न्याय करने वाला और शांति प्रिय। दूसरा करेक्टर इसके अंदर आता है चीफ बिल्डर का। चीफ बिल्डर के बाद में वर्कमैन का, यानी कि जो काम करने वाले होते हैं। वर्कमैन के बाद में मैसन, यानी कि मिस्त्री जो ईंटें बनाते हैं। और फिर आर्किटेक्ट, यानी कि आर्किटेक्ट जो घर वगैरह का नक्शा वगैरह बनाते हैं। ये चारों के चारों करेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं ब्लेम शिफ्टिंग को और इररिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी कि चीफ बिल्डर अपना ब्लेम वर्कमैन पर शिफ्ट करेगा कि भाई मेरी गलती नहीं है, जो भी इसके अंदर गलती दिखाई गई है कि वो गलती वर्कमैन की है। वर्कमैन ये कहेगा कि वो गलती मेरी नहीं है, वो मैसन की है, मिस्त्री की है। और मिस्त्री ये कहेगा कि वो गलती मेरी नहीं है, वो गलती आर्किटेक्ट की है। तो ये दिखाता है ब्लेम शिफ्टिंग और इररिस्पॉन्सिबिलिटी को। इसके बाद में वाइजेस्ट मैन, यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, जो कि फॉल्स विजडम और सुपरस्टिशन का सिंबल है। इसके बाद में द इडियट, जो कि लीडरशिप के अंदर जब किसी को चॉइस दी जाती है, किस प्रकार वो अज्ञानता का यूज़ करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि लास्ट में इसको कहेंगे कि भाई तू राजा चुन कि राजा कौन बनेगा। तो जब इसको चॉइस दी गई लीडरशिप की, तो इसके पास मौका होगा कि वो एक अच्छा राजा सेलेक्ट कर सकता था, बट वो एक मूर्ख है, तो वो एक तरबूज को, मेलन को राजा सेलेक्ट करता है। फिर इसके अंदर जो मेलन है, जो लास्ट में राजा बनता है, जैसे इस पोएम का टाइटल भी है द टेल ऑफ मेलन सिटी, जो कि बाद में राजा बनेगा। वो राजा कैसे बनेगा वो कहानी है। सिंबल ऑफ पैसिव एंड मीनिंगलेस रूल, याद रखना कि मेलन यहाँ पर किसका सिंबल है, पैसिव और मीनिंगलेस रूल का। लास्ट के अंदर इसके अंदर जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक एपैथी को, यानी कि जन उदासीनता को। वो उदासीन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले राजा कैसा था और अब कैसा है, वो जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं। तो ये तो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस पोएम के बारे में। हम जानते हैं हमारे पोइट के बारे में। पोइट के बाद में सीधा हम पोएम पर आ जाएंगे, लाइन बाय लाइन पर, क्योंकि एक बार कहानी से आपको सुनाई पड़ जाएगी तो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। अब ये पोएम विक्रम सेठ ने लिखी है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर कहीं पर भी हम विक्रम सेठ को स्टडी नहीं करते। हालांकि जब एचपीएससी का मैंने एग्ज़ाम दिया था, पीजीटी का या फिर ईएमआरएस, तो वहाँ पर हम विक्रम सेठ को स्टडी करते हैं, उनके वर्क को भी स्टडी करते हैं। तो मैंने इनके जो भी वर्क है, जैसे कि गोल्डन गेट हो गया, सुटेबल बॉय हो गया, मैपिंग्स, यानी इन दोनों नॉवेल्स को मैंने स्टडी किया हुआ है पहले। विक्रम सेठ की बायोग्राफी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, मैंने इनकी बायोग्राफी स्टडी की हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बायोग्राफी है। इसी वीडियो के अंदर लिंक नीचे मिल जाएगा, पोइट बायोग्राफी, आगे लिंक होगा, उस पर क्लिक कर सकते हो। बट हम यहाँ पर शॉर्ट के अंदर देखेंगे। बीइंग ए आरपीएससी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड, आपको कम से कम इनकी बायोग्राफी पता होनी चाहिए। बाकी हम इंडियन ऑथर्स को पढ़ लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं। यूजीसी नेट तक इनका एग्ज़ाम आता है इनके वर्क से रिलेटेड, कि गोल्डन गेट किनका वर्क है। अभी जो रिसेंटली यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर भी क्वेश्चन था, मैचिंग करने के लिए वर्क दी हुई थी, कौन किसका वर्क है। तो हम और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, जस्ट पॉइंट पर आते हैं। विक्रम सेठ जिनका जन्म 1952 के अंदर हुआ, भी ये प्रेजेंट में जिंदा है, इनकी डेथ नहीं हुई है और आई होप डेथ ना भी हो। ये एक सेलिब्रेटेड इंडियन पोइट है, नॉवेलिस्ट हैं और ट्रांसलेटर हैं, यानी कि नॉवल लिखे हैं, पोइट्री लिखी है और ट्रांसलेशन किया है। एजुकेशन इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से ली है। इनको इनकी पोइट्री और फिक्शन पर मास्टरी के लिए जाना जाता है, नॉन फॉर इज मास्टरी इन बोथ पोइट्री एंड फिक्शन। इनकी लैंग्वेज काफ़ी सिंपल होती है, बट फिर भी वो पावरफुल होती है, क्योंकि ये विट का यूज़ करते हैं, आयरनी का यूज़ करते हैं
और स्टायर का यूज़ करते हैं। इस पोइम के अंदर भी आपको आयरनी, स्टायर देखने को मिलेगा। मेजर वर्क ये आपको एटलीस्ट याद रखने होंगे, 4 ही वर्क हैं, याद रख लो। पहला मैपिंग्स, जो कि पोइट्री कलेक्शन है, जो कि 1981 के अंदर आया और इसी पोइट्री कलेक्शन के अंदर हमारी ये पोइम पब्लिश हुई थी। सेकंड, गोल्डन गेट, जो कि 96 के अंदर आया, नॉवल इन वर्ड्स, यानी कि पूरे का पूरा जो नॉवल है वो सारा का सारा नॉवल वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है, एक पोइट्री की फॉर्म के अंदर। आई थिंक जहाँ तक मेरे को याद है ये द लॉन्गेस्ट वर्ड्स नॉवल है इंडियन राइटर की तरफ से। बाकी आप थोड़ा और देख सकते हो। ए सूटेबल बॉय इनका 1993 के अंदर आया, ये भी इनका फेमस नॉवल है। गोल्डन गेट और सूटेबल बॉय दोनों को मैंने स्टडी किया हुआ है। इसके बाद में बीस्टली टेल्स 1992 के अंदर इनकी पोइटिक फीबल्स है। फीबल्स क्या होता है, जिसके अंदर कुछ एनिमल्स को करेक्टर बनाया जाता है, वो फीबल होती है। तो काफ़ी बीस्टली टेल्स हैं, अलग अलग जानवरों की कहानियाँ हैं बच्चों के लिए। अब बात करें इस पोइम की, इसके अंदर विक्रम सेठ ने ह्यूमोरियसली अटैक किया है फूलिश रूलर पर और उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स पर, और एक्सपोज किया है अब्सर्डिटी ऑफ पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर, इंसानी नेचर और राजनीति का जो बेहुदापन होता है ना, उसको यहाँ पर एक्सपोज किया है विक्रम सेठ ने। तो ये हमारी शॉर्ट बायोग्राफी आप कह सकते हो विक्रम सेठ के बारे में। हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टडी कर ली है और अबाउट पोइट स्टडी कर लिया। आगे थीम है। अब थीम का क्या होता है ना, कि थीम आप जब आपने, अगर तो आप लोगों ने पोइम की समरी सुनी हुई है, मोस्टली सुना हुआ होगा, तो आपको थीम भी समझ में आ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने समरी नहीं भी सुनी तो फिर उसको थीम अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आएगी। लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते पहले आपको उनकी लाइन बाय लाइन स्टडी करनी चाहिए। पोइम को पढ़ने के बाद में तो आप पता लगा सकते हो ना कि इस पोइम में क्या है, किसके बारे में है। तो पहले आपको थीम नहीं पढ़ना, इसके बाद में थीम इनके बाद में पढ़ेंगे। सिंबल्स क्या हैं, इमेजेस क्या हैं, उनकी बात भी बाद में करेंगे। अभी आपको पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे है। जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो तो ऑब्वियसली हम जब पोइम को लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं उसके बाद ही देखनी पड़ेगी कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे आई थी। स्टोरी की और समरी की बात मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं इस पोइम को लाइन बाय लाइन स्टडी करूँगा ना, तो वो आपकी शॉर्ट समरी ही है। तो लिखा क्यों है, ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पर आप अपनी तरफ से स्टडी करना चाहो बाद में तो स्टडी कर सकते हो स्टोरी की और समरी को। बट यहाँ पे हम ये पॉइंट जरूर देखेंगे, क्योंकि अभी हम लाइन बाय लाइन स्टडी करने के लिए एक बार एनसीईआरटी की पीडीएफ से स्टडी करेंगे। तो वहाँ पर आप देखोगे कि शुरू में कॉर्नर में लिखा मिलेगा आफ्टर इदराई शाह। ये विक्रम सेठ ने क्यों यूज़ किया और क्यों लिखा हुआ है, ये पहले पता लगा लो क्यों है। क्योंकि ये जो पोइम है ये इंस्पायर्ड है बाय ए स्टोरी बाय इदरिस शाह। इदरिस शाह नाम का एक स्टोरी टेलर है जिनको फोक टेल्स और सूफी स्टोरीज़ के लिए जाना जाता है। उनकी स्टोरी से ये पोइम हमारी इंस्पायर्ड है। उन्होंने तो जस्ट एक स्टोरी लिखी थी, क्योंकि इसके अंदर जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी आप लोगों को बताऊं, जैसे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने जो स्टार उत्सव पर जो हातिम नामक नाटक आता था, उसके अंदर भी ये स्टोरी थी। हातिम एक ऐसे साम्राज्य में पहुंचता है जहाँ पर ये मूर्खों का साम्राज्य होता है, वहाँ पर भी एक इससे 99% स्टोरी थी हातिम के अंदर। आप चाहो तो वहाँ से उस स्टोरी को पढ़ सकते हो। ये जो स्टोरी, इसका जो बैकग्राउंड है वो स्टोरी बहुत जगह मिल जाएगी आप लोगों को। विक्रम सेठ ने उस स्टोरी को जो कि पैराग्राफ के अंदर लिखी थी उसको पोइट्री के अंदर ट्रांसलेट किया है, अपनी तरफ से बनाया है पोइट्री की फॉर्म के अंदर। दूसरा, विक्रम सेठ यहाँ पे अडेप्ट किया है पोइटिकली बट एक्नॉलेज शाह's ओरिजिनल स्टोरी शोइंग लिटरेरी रिस्पेक्ट। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो ये कॉर्नर में लिखा हुआ मिलता है, ये दिखाता है कि विक्रम सेठ ने रिस्पेक्ट शो की है इदराई शाह की तरफ, क्योंकि उन्होंने उसका नाम यहाँ पे हाईलाइट किया है कि भाई उनकी स्टोरी के बाद में ये पोइम लिखी गई है। खैर, अब हम हमारी पोइम पर चलते हैं लाइन बाय लाइन पर। हम आ चुके हैं एनसीईआरटी की पीडीएफ पर। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी की पीडीएफ से स्टडी करेंगे। तो पहले आप ये देखो इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये आरपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानकारी अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाएगी। द फॉलोइंग पोइम इज टेकन फ्रॉम मैपिंग्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1981
तो जैसे वहाँ पर हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर भी देखा था कि इस पोइम को मैपिंग्स नाम पोइट्री कलेक्शन के अंदर पब्लिश करवाया गया था, और वो मैपिंग जो पोइट्री कलेक्शन था वो 1981 के अंदर आया था, एंड इज इंक्लूडेड इन द कलेक्टेड पोइम्स बाय विक्रम सेठ। तो बाद में इसको जो कलेक्टेड पोइम्स नाम पोइट्री कलेक्शन आया विक्रम सेठ का, उसके अंदर भी इंक्लूड किया गया था। तो दोनों याद रखना, मैपिंग्स और कलेक्टेड पोइम्स। द किंग इन द पोइम इज जस्ट एंड प्लेसिड। इस पोइम के अंदर जो राजा है वो जस्ट और प्लेसिड है। जस्ट यानी कि न्यायप्रिय, जिसको न्याय करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, और प्लेसिड यानी कि शांति प्रिय। डज ही कैरी हिज नेशन जस्टिस ए बिट टू फार, कि क्या वो अपने शासक को कैरी कर पाता है, शासन को, या फिर कहीं और ही कहीं ले जाता है। तो इसको पढ़ने के लिए पोइम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आफ्टर इदराई शीशा, जिसकी मैंने पीछे बात की थी। अब मैं यहाँ पर जो पोइम को रीड करूँगा, जस्ट मैं लिटरल मीनिंग बताऊँगा, जैसी पोइम है उसको वैसे ही इंटरप्रेट करता जाऊँगा। इसका हिडन मीनिंग नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो हमारी पीडीएफ से हम स्टडी करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग। जिस सिटी की मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में सिंग करने जा रहा हूँ, ये पोइम लिखने जा रहा हूँ, उस सिटी के अंदर एक राजा था जो कि जस्ट एंड प्लेसिड था, न्यायप्रिय और शांति प्रिय। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड। राजा ने आदेश दिया, घोषणा की कि एक आर्क बनाया जाना चाहिए। आर्क एक तोरण द्वार होता है, गेट सा। डेट ट्रायम्फली वुड स्पैन द मेजर थ्रोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर इज देयर। वो जो आर्क होगा, गेट होगा, वो रोड के उस पार बनाया जाना चाहिए, और जिसको जो भी उसे देखे, उस आर्क को देखकर हमारी भव्यता, ट्रायम्फली हमारी विजयों का उसको ज्ञान हो। यानी कि वो जो आर्क हम बनाया जाएगा वो हमारी महानता का प्रतीक होगा। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ट द थिंग दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग। तो वर्कमैन ने इस आदेश को सुना और उस चीज़ को बना दिया। चीज़ यानी कि उस आर्क को, उस गेट को बना दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये रूल आया था राजा की तरफ से, राजा का आदेश था, तो उन्होंने उसको फॉलो किया। द किंग रोड डाउन द थ्रोफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर देयर। उस आर्क के बन जाने के बाद में राजा खुद उस आर्क को, उस तोरण द्वार को देखने के लिए गए। राइड की सेकंड फॉर्म रोड, डाउन द थ्रोफेयर, थ्रोफेयर यानी कि वो सड़क के उस पार जहाँ पर वो आर्क बना हुआ था। एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, जो भी स्पेक्टेटर्स हैं, देखने वाले दर्शक हैं, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको बताने के लिए कि इस आर्क की क्या महानता है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि भाई एक सिटी है, एक सिटी थी जिसके अंदर एक राजा था। राजा काफ़ी जस्ट और न्यायप्रिय था। उसने अपने कारीगरों को आदेश दिया कि एक तोरण द्वार बनाया जाए जो कि हमारी महानताओं का प्रतीक होगा। मिस्त्रियों ने उस तोरण द्वार को बना दिया। बनाने के बाद में राजा वहाँ पर उसको देखने के लिए गया। जब देखने के लिए वहाँ पर गया तो ये देख सकते हो फोटो के अंदर, ये राजा है। देखने के लिए गया, वहाँ पर काफ़ी भीड़ भी थी। अंडर द आर्क ही लोस्ट हिज क्राउन, द आर्क वॉज बिल्ट टू लो ए फ्रॉन। यानी कि जैसे राजा उस गेट द्वार के नीचे से निकला तो उनका मुकुट उस तोरण द्वार से टकरा गया और वो नीचे गिर गया। अब राजा का मुकुट नीचे गिर गया, ये तो काफ़ी शर्म की बात हुई। ए फ्रॉन अपीयर्ड अपॉन प्लेसिड फेस। फ्रॉन यानी कि जो हमारे माथे पर त्योड़ी आती है, तो राजा के चेहरे पर एक गुस्से की त्योड़ी आ गई, यानी कि गुस्सा हो गया। अपॉन हिज प्लेसिड फेस द किंग सेड देयर इज ए डिसग्रेस। और राजा ने कहा कि ये तो हमारा अपमान है। द चीफ ऑफ बिल्डर्स विल बी हैंग्ड।
राजा ने आदेश दिया कि जो चीफ बिल्डर्स हैं उनको फांसी पर लटका दिया जाए। द रोप एंड गैलो वर अरेंज्ड। तो फांसी का फंदा और तख्ता तैयार किया गया, क्योंकि राजा का आदेश था भाई चीफ बिल्डर को फांसी दी जाएगी जिन्होंने इस आर्क को बनाया है, क्योंकि उनकी वजह से ये आर्क नीचा बना है, तो मेरा सिर टकरा गया और मेरा मुकुट नीचे गिर गया। द चीफ ऑफ बिल्डर वॉज लेड आउट। चीफ बिल्डर को वहाँ पर लाया गया। ही पास द किंग, वो राजा के पास आया। ही गेव ए शाउट, वो जोर से चिल्लाया, ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट, कि हे राजा ये मेरी गलती नहीं है, ये तो वर्कमैन्स का फॉल्ट है, वर्कमैन्स की गलती है। तो चीफ बिल्डर ने अपना दोष वर्कमैन पर शिफ्ट कर दिया। ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड ए हॉल्ट। और राजा ने कहा कि हाँ, अरे हाँ हाँ, और उन्होंने कॉल्ड ए हॉल्ट यानी कि रुकने का आदेश दिया। टू द प्रोसीडिंग, जो भी प्रोसीडिंग चल रही थी, राजा ने आदेश दिया कि इस प्रोसीडिंग को रोक दिया जाए, यानी कि चीफ बिल्डर को फांसी पर ना लटकाया जाए, क्योंकि अभी अभी चीफ बिल्डर ने क्या बताया कि ये उसकी गलती नहीं है, ये गलती तो वर्कमैन की है। बीइंग जस्ट एंड प्लेसिड नाउ ही सेड, क्योंकि राजा क्या है, वो काफ़ी न्यायप्रिय है, वो काफ़ी शांति प्रिय है, तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया और उन्होंने कहा कि आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टीड। तो राजा ने आदेश दिया कि जितने भी वर्कमैन हैं उन सभी को फांसी पर लटका दिया जाएगा, क्योंकि हमें तो न्याय पसंद है, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सैड। अब ये बात सुन के वर्कमैन सरप्राइज्ड हो गए, चिंतित हो गए, अचंभित हो गए कि भाई ये क्या, हमारा नाम आ गया। जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ रॉन्ग साइज, कि हे राजा आपने ये नहीं देखा कि जो ईंटें हैं वही साइज के अंदर छोटी छोटी बनी हुई थी। यानी कि उन्होंने ये कहा कि ये गलती हमारी नहीं है, जिन लोगों ने ईंटें बनाई वो ईंटें ही छोटी थी। तो ये अब आपको जो हंसी आ रही है ये ह्यूमरियस है, और ये जो आपको यहाँ पर आयरनी दिखी रही है, व्यंग कटाक्ष किया जा रहा है कि एक बंदा दूसरे पे ब्लेम कर रहा है और राजा बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, वो तो राजा है, वो जस्ट लोगों की बात सुनता है और उस बात को मान भी रहा है और शो कर रहा है कि मैं न्याय करूँगा। ये यहाँ पर आयरनी है, व्यंग है। तो भाई मिस्त्रियों ने कहा कि भाई हमारी गलती नहीं है, ये तो ईंटों का साइज ही छोटा था। समन द मैसन्स, मिस्त्रियों को समन भेज दिया जाए। सैड द किंग, किंग ने कहा। द मैसन स्टूड देयर क्वीरिंग। तो जब मैसन्स ईंट बनाने वाले मिस्त्रियों को बुलाया गया तो वो कांप रहे थे, क्वीरिंग कर रहे थे। कांपेंगे भाई, क्योंकि अब उनको फांसी पर लटकाया जाएगा। इट वॉज द आर्किटेक्ट दे सैड। तो मिस्त्रियों ने कहा कि भाई ये तो आर्किटेक्ट की गलती है, जिन्होंने इस ढांचे का नक्शा दिया था, इस तोरण द्वार को बनाने के लिए जो नक्शा बनाया था वो आर्किटेक्ट ने बनाया था, ये तो उसकी गलती है। द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड। तो भाई उसके बाद में आर्किटेक्ट को बुला लिया गया। वेल आर्किटेक्ट सैड हिज मैजेस्टी। तो राजा ने कहा, हिज मैजेस्टी ने, कि राजा ने कहा, तो आर्किटेक्ट आप बताओ। आई डू ऑर्डर डेट यू शैल बी हैंग्ड। मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब आर्किटेक्ट के गले में आ गई। सेड द आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट ने क्या कहा, ओ किंग यू हैव फॉरगेटन वन स्मॉल थिंग, कि हे राजा आप एक छोटी सी बात तो भूल ही रहे हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, किंग सिंग टू यू, ये सारी के सारे कपलेट्स हैं, राइम कर रहे हैं आपस में, कि ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, कि हे राजा आप एक छोटी सी बात तो भूल ही गए। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शॉन देम टू यू, कि अमेंडमेंट होता है यहाँ पे कुछ चेंजेस करना, कि जब मैंने आपको इस प्लान के बारे में, यहाँ पर जो भी प्लान थे आपको शो किए थे, तो आपने तो कहा था कुछ इसमें चेंजेस कर दो, अमेंडमेंट कर दो, यानी कि आर्किटेक्ट ने राजा पर ही ब्लेम कर दिया। द किंग हियर्ड दिस। राजा ने जैसे ये सुना, द किंग सो रेड, राजा आग बबूला हो गया। सो रेड एक मुहावरा है, यानी कि लाल और पीला हो गया। इन फैक्ट ही नियरली लोस्ट हिज हेड।
वो तो बिल्कुल अपना आपा ही खोने वाला था, गुस्से से पागल होने वाला था। बट बीइंग ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग ही सैड दिस इज ए ट्रिकी थिंग। क्योंकि वो न्यायप्रिय और शांति प्रिय है, तो राजा ने कहा कि भाई ये तो ट्रिकी हो गया मामला, अब क्या करें। आई नीड सम काउंसिल, मुझे एक काउंसिल की ज़रूरत है, यानी कि सलाह मशवरे की ज़रूरत है। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री, कि इस हमारे देश में जो भी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है ना, उसे बुलाओ, मैं उसकी सहायता लूँगा, क्योंकि ये मामला ट्रिकी हो चुका है। क्योंकि हमें तो न्याय करना है, किसी ना किसी को तो फांसी पर लटकाया जाना है, बट किसको लटकाएं, क्या करें, इसके लिए मुझे एक सलाह की ज़रूरत है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमारे साम्राज्य में से बुलाया जाए। अब आपको हंसी आएगी, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट, बुद्धिमान व्यक्ति को, द वाइजेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढा गया और उसे लाया गया। ने कैरिड टू द रॉयल कोर्ट, मतलब लाया नहीं गया, उसे उठा के लाया गया उस रॉयल कोर्ट के अंदर। ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, सो ओल्ड एंड देयर फॉर वाइज वॉज ही। ना तो वो चल सकता था, ना वो देख सकता था, इसलिए वो बुद्धिमान व्यक्ति था। और क्या ये भी एक आयरनी है कि भाई जो चल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता और सबसे ज़्यादा बूढ़ा है, उसी को यहाँ पर क्या दिखाया गया, बुद्धिमान। तो उसे यहाँ पर लाया गया। बट इन ए क्विरिंग वॉइस ही सैड, तो उसने कांपती हुई आवाज़ के अंदर कहा, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, यानी कि दोषी को सजा तो पक्का ही दी जाएगी। ट्रूली द अर्क इज इट वॉज डैट बैंग्ड द क्राउन ऑफ एंड इट मस्ट बी हैंग्ड। तो उसने कहा कि भाई जिसने भी ये दुसाहस किया है, दोषी जो भी है, कल्प्रिट है, उसको सज़ा तो दी जाएगी। और सज़ा यहाँ पर दी जाएगी उस आर्क को, उस तोरण द्वार को, क्योंकि उसी ने ही राजा के मुकुट को नीचे गिराया है और उसको फांसी पे लटका दिया जाए। वाह क्या मूर्खता है। टू द स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड वो ढांचा होता है कि उस फांसी के फंदे को, स्कैफोल्ड यानी कि वो जो ढांचा बना हुआ है, आर्किटेक्चर यहाँ पे बना हुआ था ना, उसको लटका दिया जाए। अब ये उस तोरण द्वार को लटकाने के बारे में विचार करेंगे। द आर्क वॉज लेड व्हेन सडनली ए काउंसिल सैड, अब जैसे उस आर्क को लाया जाना ही था, भी लाओ भाई उस तोरण द्वार को लेके आओ, उसको ही फांसी पे लटकाते हैं। तभी एक काउंसलर यानी कि जो भी सलाह देने वाला कोई मंत्री बीच में से बोल पड़ा, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच्ड योर हेड योर मैजेस्टी, कि हम उस चीज़ को किस प्रकार शर्मनाक तरीके से फांसी दे सकते हैं जिसने आपके सिर को जस्ट सिर्फ छुआ ही तो है, मतलब कि इसने कोई क्राइम थोड़ी किया है, आपके सिर को टच किया है, हम उसको फांसी कैसे दे सकते हैं, हे राजा। ट्रू म्यूज द किंग, म्यूज यानी कि कुछ सोच विचार करने, थोड़ा सा सोचने के बाद में राजा ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है। ये सोच विचार इसलिए किया गया, दिखाने के लिए कि भी राजा ने सोचा पहले कि यार बात तो सही है, कि हाँ राजा थिंकिंग करता है, लॉजिक लगाता है, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस और वॉज मटरिंग अलाउड, अब भीड़ पूरी वहाँ पे जमा हो चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो देखना चाहते हैं कि राजा किस प्रकार से न्याय करेगा, किसको फांसी पे लटकाया जाएगा। जब ये बात आई कि भाई अब पूरा ब्लेम शिफ्ट हो रहा था, लास्ट में बात आ गई इस आर्क पर, और आर्क के लिए भी किसी ने मना कर दिया कि हम इसको फांसी पे नहीं लटका सकते, और राजा ने भी ये बात बोल दी कि हाँ हम इसको तो नहीं लटकाएंगे, बात तो सही है। अब इतने टाइम में भीड़ भी उग्र हो चुकी है, यहाँ पर भीड़ दिख रही है, उसकी मेंटेलिटी कैसी भीड़ की, वो रेस्टलेस हो रही है। द किंग perceived their mood and trembled and said to all who were assembled, अब राजा ने पूरी साम्राज्य के जो भी लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे, उनके मूड को भाप लिया, परसीव कर लिया कि उनका इरादा अच्छा नहीं है। लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट, द नेशन वॉन्ट ए हैंगिंग, हैंग मस्ट बी समवन एंड डेट इमीडिएटली। तो राजा ने कहा कि अभी तो हम क्या करते हैं, इस जो पॉइंट हमारा विचार करना है इसको पोस्टपोन करते हैं, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारी भीड़ को तो फांसी देखनी है, चाहे किसी की भी हो, तो हम किसी ना किसी को तो फांसी पे लटकाएंगे। क्या मूर्खता है यार, मतलब किसी को भी फांसी पे लटका दोगे, संबल लेकर ना किसी को भी, और अभी लटकाएंगे।
बाकी के मसले बाद में, कौन अपराधी है, किसने क्या अपराध किया, ये बातें बाद में देखेंगे, पहले किसी को फांसी पे लटकाएंगे। ये तो वो वाली बात होगी ना जो सॉन्ग था कि जिथे बंदा मार के कसूर पुछ दे, लोग जाटे उस पिंड तो बिलोंग करदा। मतलब पहले फांसी पे लटका दो, बाद में देखेंगे भाई किसने क्या किया है, किसकी क्या गलती है। अब आपको जो हंसी आ रही है रियल के अंदर, ये ह्यूमरस, ये होता है ह्यूमर लिटरेचर के अंदर। और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मूर्खता चल रही है, ये आयरनी है। टोन भी दिख रही है आप लोगों को काफ़ी फुलिश तरीके से भरी हुई है। तो भाई ठीक है, राजा ने कह दिया कि किसी न किसी को तो हम फांसी पे लटकाएंगे। द न्यूज़ वॉज सेट, न्यूज़ फांसी का जो फंदा जो रस्सा होता है उसको सेट किया गया। सम बट हाई, ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल, ही फिटेड वन मैन दैट वॉज ऑल। तो फांसी का तख्ता तैयार कर लिया गया, उसको काफ़ी ऊंचा बनाया गया और ये बात रखी गई कि एक एक करके उस फंदे के पास पूरे साम्राज्य के लोग जाएंगे और जो भी उस फंदे में फिट हो जाएगा उसको फांसी पे लटका देंगे। हुआ क्या, पूरे साम्राज्य के अंदर कोई भी उस फंदे की हाइट तक का नहीं था। एक ही बंदा उनको मिला जो उस फांसी का जो फंदा था उस तक उसका गला बिल्कुल मैच कर रहा था। और वो कौन था, ही वॉज द किंग, और ये राजा ही था। हिज मैजेस्टी वॉज देयर फॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री, और ये आदेश था, राजा का ये आदेश था कि हम किसी न किसी को फांसी पर लटकाएंगे। ये राजा का खुद का ही आदेश था, इसलिए राजा को ही वहाँ पर फांसी पे लटका दिया। लो हो गया, इसका राम राम सत्य है। इसके बाद में क्या हुआ, अब जैसे ही राजा को फांसी पे लटका दिया, राजा तो गया मर। थैंक गॉडनेस वी फाउंड समवन, सेड द मिस्ट्रेस। अब मंत्री उल्टा ये कह रहे हैं कि भगवान का शुक्र है कि हमें कोई ना कोई फांसी पे लटकाने वाला मिल गया। For if instead we had not, the unruly town might well have turned against the crown। कि अगर हमें कोई फांसी पे लटकाने के लायक कोई अगर बंदा नहीं मिलता तो हो सकता है कि ये जो अनरूली टाउन के जो लोग हैं, जो भीड़ है, हो सकता है कि ये क्राउन के खिलाफ हो जाती। अरे भाई, जब क्राउन रहा ही नहीं तो आप किसको बचा रहे हो। बट फिर भी मिस्टर्स एक चालाकी सी यहाँ पे दिख रही है लोगों की, उन्होंने अपने आप को बचा लिया एक प्रकार से। उनके मंत्री भी मूर्ख ही लग रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई कि शुक्र है कि भाई हमने कोई ना कोई मिल गया, भले उनको राजा ही मिल गया भी, अब कम से कम जनता हमारे पे अटैक नहीं करेगी, हमारे क्राउन पे अटैक नहीं करेगी। और क्राउन को तो इन्होंने खुद फांसी पे लटका दिया। और उल्टा अब मंत्री क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग लिव किंग, राजा राजा अमर रहे। जो मर गया उसको अमर बोल रहे हो। लॉन्ग लिव द किंग, द मिस्ट्रेस सैड, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। बाद में उन्होंने उसी लाइन को ठीक भी किया। पहले तो क्या जैसे बोलते हैं ना, उनका बार बार एक ही लाइन बोलनी होती है कि मेरा महाराज की जय हो, महाराज अमर रहे। तो नारे तो उन्होंने ऐसे लगाए कि महाराज अमर रहे, महाराज अमर रहे। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, राजा तो मर गया, द किंग इज डेड। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा। अब वो दुचत्ती के अंदर आ गए, एक उनके अंदर कन्फ्यूजन आ गई। डिलेमा यानी कि दो तरफ का मन हो जाता है। देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, एक प्रैक्टिकल माइंडेड होने के भाई अब राजा किसको बनाए। सेंट आउट द हेराल्ड, हेराल्ड्स होते हैं जो उनके राजा के जो संदेशवाहक होते हैं। टू प्रोक्लेम इन हिज फॉर्मर मैजेस्टीज नेम, तो उन्होंने कुछ दूतों को भेजा कि जाओ और पूरे साम्राज्य में ये घोषणा कर दो, द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ अवर स्टेट, कि हमारा जो साम्राज्य का बाहर जो गेट बना हुआ है, मेन जो गेट होते थे राज्य का, वहाँ से जो भी पहला व्यक्ति गुजरेगा उससे पूछना कि हमारे राज्य का राजा कौन होगा, और वो जिसका भी नाम लेगा उसे हम राजा बना देंगे। अब और यहाँ पे फनी बातें होने वाली है। एज इज़ अवर कस्टम, क्योंकि ये उनका कस्टम था, उनका रिवाज ये था कि जब राजा किसी कारण डेथ हो जाएगी तो अगला राजा कौन बनेगा। तो उनका ये एक रिवाज था, कस्टम था उनका, कि उनके राज्य के बाहर जो गेट लगा है, जो भी पहला व्यक्ति वहाँ से गुजरेगा उससे पूछा जाएगा और वो जिसको भी राजा बनाएगा उससे ये लोग राजा मान लेंगे। अब लोग यहाँ पर भी इतनी मूर्ख हैं कि भाई बस जैसे पहले राजा रूल कर रहा था
उनको भी ये शांतिपूर्वक तरीके से उनकी बातें मान रहे थे। अब जो किसी को राजा बनाया जाएगा उसको भी फॉलो करेंगे। दिस विल बी एनफोर्स विद ड्यू सेरेमनी, कि भाई ये सारे का सारा पूरी सेरेमनी के साथ में किया जाएगा कि जो भी राजा बनाया जाएगा उसको हम पूर्ण रूप से एक सेरेमनी के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ए मैन पास्ड बाय द सिटी गेट, एक आदमी सिटी गेट के पास से गुजरा, एंड इडियट, और वो एक मूर्ख था। द गार्ड क्राइड वेट, अब जैसे वो मूर्ख वहाँ से निकला उन्हें क्या पता कि वो एक मूर्ख है, तो गार्ड चिल्लाए कि भी रुको। हु इज़ टू बी द किंग, डिसाइड। ए मेलन, द इडियट रिप्लाइड, कि बताओ अगला राजा कौन होगा, डिसाइड करो। और मूर्ख ने कहा ए मेलन, एक तरबूज। अब उसने तरबूज क्यों कहा? दिस वॉज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, ही लाइक्ड मेलन्स। भाई उस मूर्ख को तरबूज पसंद थे, उससे कोई भी कैसा भी सवाल करता, कोई भी हो, तो उसका जवाब एक ही होता था कि तरबूज। भले उसका नाम पूछो, ये पूछो कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछो, उसका एक ही रिप्लाई होता था कि तरबूज। अब जैसे गार्ड ने ये पूछा कि हमारा अगला राजा कौन होगा, तो उसने कहा तरबूज, तो वही इनका बन गया राजा तरबूज। यू आर नाउ आवर किंग, द मिस्ट्रेस सैड, तो मंत्रियों ने कहा कि अब आप हमारे राजा हो। क्राउनिंग ए मेलन, एक तरबूज को ताज पहनाते हुए। देन दे लीड द मेलन टू द थ्रोन, फिर वो उस तरबूज को उठाकर थ्रोन यानी कि सिंहासन के पास ले गए। एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन, और वहाँ पर उसको स्थापित कर दिया, जैसे राजा को ताज पर बिठाया जाता है, ताज पहनाकर तख्त पर बिठाया जाता है। तो ये कहानी, इसके बाद में दिस हैपेंड ईयर्स एंड ईयर्स अगो, ये कथा सालों सालों पहले हुई थी। व्हेन नाउ यू आस्क द पीपल, अब अगर आप उनके लोगों से पूछते हो, सो योर किंग अपीयर टू बी ए मेलन, हाउ डिड दिस हैपन, कि भाई तुम्हारा जो राजा है वो एक तरबूज के जैसा दिखता है, ऐसा कैसे हुआ? दे से, वो कहते हैं, वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, कि ये हमारी कस्टमरी चॉइस थी, हमारी एक कस्टम था, हमारा रिवाज था, उस चॉइस के कारण ही ऐसा हुआ। वो पूरी कहानी ये सुनाते हैं। इफ़ इज मेजेस्टी रिजॉइस, रिजॉइस यानी कि हैप्पी, वो कहते हैं कि अगर उनका राजा खुश है, इन बीइंग ए मेलन, कि उनका राजा एक तरबूज है और वो खुश है, डैट्स ओके विद अस, तो हम भी खुश हैं। यानी कि ना तो उनको ये फर्क पड़ता है कि हमारा राजा एक तरबूज है, और ना तरबूज को कुछ फर्क पड़ने वाला है कि लोग कैसे हैं। फॉर हु आर वी टू से वट ही शुड बी एज ए लॉन्ग एज ही लीव अस ए पीस एंड लिबर्टी, क्योंकि हमें क्या मतलब फर्क पड़ता है, वो लोग कहते हैं कि हमारा राजा कैसा भी है, क्योंकि कम से कम वो हमें क्या दे रहा है, पीस और लिबर्टी। कॉमन सी बात है, तरबूज जब राजा होगा तो वो कुछ भी उल्टी फुल्टी चीज़ें तो करेगा नहीं, वो तो एक तरबूज है, नो लिविंग थिंग है। तो लोग, वो कुछ रूल ऐसे निकालता नहीं है, लोग पीस में और लिबर्टी में रहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक ये ऐसा है तो हमारे लिए बढ़िया है। द प्रिंसिपल ऑफ लेजेस फेयर, लेजेस फेयर क्या होता है? एक ऐसा रूल जिसमें के अंदर जो सत्ता करने वाले लोग होते हैं वो कुछ भी नहीं कहते, वो जो भी प्रजा है वो कैसे कुछ भी करे, उसे लेजेस फेयर कहते हैं। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। सीम टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड देयर, तो ये कहते हैं कि उसके बाद में ये रूल तब से इस्टेब्लिश हो गया कि अब ना तो राजा जनता को कुछ कहता है और ना जनता राजा के बारे में कुछ कहती है। राजा जो भी रहे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और राजा तरबूज है उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जनता कैसी है। ये पूरी एक लिटरल मीनिंग की एक समरी है, बट हमें आपको यहाँ तक नहीं रहना, आपको इसका डीप मीनिंग देखना पड़ेगा। एक लाइन देख के जब पूछा जाएगा ना कि इसका क्या मीनिंग है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो पीडीएफ मैंने रेडी की है, हाँ अगर कोई 11th क्लास का स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए इतना काफ़ी हो सकता है, बट आपके लिए नहीं। अब हम हमारी पीडीएफ पर चलते हैं। अब अगर हम चाहें तो पहले इनको देख सकते हैं, थीम को देख सकते हैं, क्योंकि आपने ओवरऑल एक समरी आपने लोगों ने सुन ली। तो पहले थीम की बात ही करेंगे, इस पोएम में क्या थीम है। देखो पहला थीम इसके अंदर निकल के आता है, आयरनी ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय की विडंबना। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार इसके अंदर न्याय किया गया है, क्या वो न्याय था? तो यहाँ पे एक आयरनी है, व्यंग है, विडंबना है।
द किंग इज कॉल्ड जस्ट एंड प्लेसिड, राजा को जस्ट एंड प्लेसिड कहा गया। येट ही लूज टेम्पर ओवर ए पिटी इशू एंड ऑर्डर हैंगिंग विदाउट लॉजिक, और बिना किसी लॉजिक के अपना वो टेम्पर खो देता है और वो सीधा किसी को फांसी पर लटकाने का आदेश दे रहा है। द पोइम मोक्स हाउ जस्टिस बिकम मीनिंगलेस व्हेन रूलर एक्ट फूलिशली, ये पोइम ये मोक इस बात का मजाक उड़ाती है कि जब किस प्रकार से न्याय भी एक मीनिंगलेस चीज़ बन जाती है जब रूल करने वाले लोग मूर्ख हों। दूसरा थीम इसके अंदर बनता है अब्सर्डिटी ऑफ अथॉरिटी, यानी कि सत्ता की मूर्खता। अब्सर्डिटी यानी कि मूर्खता, सत्ता की मूर्खता। सत्ता की मूर्खता आपको लोगों को दिख ही रही है। द किंग इज इरेशनल, राजा यहाँ पे इरेशनल है यानी कि तर्क नहीं कर रहा। बिहेवियर एंड द किंग्स इरेशनल बिहेवियर एंड ब्लाइंड फॉलोअर्स शो हाउ अथॉरिटी विदाउट विजडम लीड टू चॉस, कि किस प्रकार जब बिना बुद्धि के जो अथॉरिटी है और उसके उनको मानने वाले भी अंधे हैं, भी जैसा राजा कहता है उसको मान भी लेते हैं। किसी ने नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा भाई जब राजा ये कौन सी बात है कि आप इस छोटी सी बात के लिए लोगों को फांसी पर लटका दोगे। बस जैसा राजा कह रहा है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। राजा ने कहा कि भाई चीफ बिल्डर को लेके आओ, उसको लेके आ गए। उसने कहा सर मेरा दोष नहीं है, गलती किसी की और की है, तो राजा ने उसको भी मान लिया। मतलब आगे आगे जो जैसे कह रहे उसकी बात ब्लाइंडली फॉलो हो रही है। मोब की मेंटेलिटी, भीड़ की मानसिकता यहाँ पर कैसी है वो आपको दिख गई कि उन्हें जस्ट क्या चाहिए, उन्हें जस्ट ये चाहिए कि राजा किसी न किसी को फांसी पर लटका दे। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भले वो राजा मर रहा है, यही उनका नंबर भी लग सकता है। द सिटीजन डिमांड ए हैंगिंग, फांसी की मांग करते हैं विदाउट केयरिंग हु इज़ गिल्टी, गिल्टी का कोई किसी को कुछ नहीं है, बस उन्हें जस्ट क्या चाहिए, एक हैंगिंग चाहिए, फांसी चाहिए। शो हाउ पीपल इन्जॉय ड्रामा मोर देन जस्टिस, ये शो करता है कि लोग किस प्रकार ड्रामा को इन्जॉय करते हैं बजाय कि जस्टिस के। ये एक स्टायर है ऑन पब्लिक साइकोलॉजी पर। 4 नंबर का जो थीम है वो है इररिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्लेम शिफ्टिंग, गैर जिम्मेदारी और दोष रोपण, कि किस प्रकार से यहाँ पे गैर जिम्मेदारी दिखाई गई है और एक गिल्टी इंसान दूसरे पे गिल्ट अपनी थोप रहा है। एवरीवन, जैसे कि बिल्डर, वर्कमैन, ये सीक्वेंस याद रखना कि पहले बिल्डर, फिर वर्कमैन, फिर मैसन, फिर आर्किटेक्ट। ब्लेम समवन एल्स, दूसरे पर दोष लगाते हैं टू सेव देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। सिंबल ऑफ हाउ पीपल एस्केप अकाउंटेबिलिटी, ये सिंबल है कि किस प्रकार लोग जवाबदेही से भागते हैं। ये नहीं बताते कि हमारी यहाँ पे कैसे गलती है, क्या लॉजिक, कुछ नहीं, जस्ट अपना ब्लेम दूसरे पे लगा रहे हैं, जो कि सोसाइटी के अंदर होता है। 5 नंबर थीम बनता है पैसिविटी एंड इग्नोरेंस ऑफ पीपल, जनता की निष्क्रियता और अज्ञानता, वो तो आपको भर भर के देखने को मिल गई। द पीपल एक्सेप्ट ए मेलन एज ए किंग विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के राजा, पूरे लोग एक तरबूज को अपना राजा मान रहे हैं। सजेस्ट पीपल्स इंडिफरेंस एज लॉन्ग एज देयर कंफर्ट रिमेन्स, कि लोगों को जस्ट अपना कंफर्ट देखने के लिए कि सिर्फ हमें हमारा फ़ायदा क्या है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई राजा कौन है या कैसा है, जस्ट उन्हें क्या चाहिए, उन्हें अपना कंफर्ट चाहिए। टायर ऑन ट्रेडिशन, परंपराओं पर एक व्यंग किया गया है कि किस प्रकार से हमारी जो खोखली परंपराएं हैं उनको लोग फॉलो करते हैं आज भी। द मिस्टर्स फॉलो एन ओल्ड कस्टम, यहाँ पे जो मंत्री हैं वो भी उसी रिवाज को, अरे राजा की डेथ हो गई है मूर्ख की, कम से कम आप तो किसी लॉजिक लगा लो, अब तो लॉजिक लगा लो। टू सेलेक्ट द न्यू किंग इंस्टीड ऑफ यूजिंग लॉजिक, लॉजिक की बजाय वो राजा को और दूसरे राजा को सेलेक्ट करते हैं। शोइंग ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास एंड लेक ऑफ रीज़न, ये इनके लेक ऑफ रीज़न और अंधविश्वास को शो करता है। आयरनी इन फेथ, यानी भाग्य की विडंबना, फेथ पर भी यहाँ पर आयरनी है। कि किस प्रकार से स्टार्टिंग के अंदर राजा ने वो आर्क किसके लिए बनाया था, अपनी महानताओं को, अपनी विजयों को शो करने के लिए। फिर ये देखो कि राजा ने ही आदेश दिया कि हम किसी को फांसी पे लटकाएंगे और उल्टा भाग्य उन्हीं की डेथ का कारण बन गया। द किंग्स आउन रूल लीड टू हिज हैंगिंग, ए सिम्बॉलिक पनिशमेंट ऑफ ऑटोक्रेसी एंड प्राइड, ये सिंबल है प्राइड और ऑटोक्रेसी, यानी कि तानाशाही और घमंड
कि पनिशमेंट का। अब आपको ये चीज़ें आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग देखनी होंगी, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, समरी से काम नहीं चलेगा। अब देखो ये मीनिंग आप लोगों ने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि हाँ ये इस चीज़ को ऐसे करके मीनिंग निकल सकता है। करप्शन एंड लेक ऑफ विजडम, भ्रष्टाचार और विवेक की कमी। करप्शन तो भरा पड़ा है, लेक ऑफ विजडम यहाँ पे है ही नहीं। द एंटायर सिस्टम फ्रॉम किंग टू मिनिस्टर, राजा से लेकर मंत्री तक पूरे का पूरा सिस्टम एक्ट विदाउट मोरल सेंस, बिना किसी मोरल सेंस के काम करता है। सेट एक्सपोज हाउ सोसाइटी इज क्रम्बल्ड व्हेन इंटेलिजेंस डाइज। विक्रम सेठ यहाँ पे ये एक्सपोज करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से जो सोसाइटीज़ हैं वो क्रम्बल करती है जब इंटेलिजेंस, बुद्धि खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे सिंबल्स एंड उनके मीनिंग्स क्या हैं। सबसे पहला यहाँ पे सिंबल जो है आर्क का, आर्क की आप फोटो भी सर्च कर सकते हो। आर्क यार वैसे तो आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, वो जो गेट बनवाते हैं ना कोई भी राजा महाराजा अपनी विजय को शो करने के लिए, जैसे अपने विजय स्तंभ वगैरह बनाए गए हैं, कोई स्तंभ बनाता था, कोई पिलर बनाता था, कोई मंदिर, कोई बड़े बड़े अपनी महानताओं को शो करने के लिए, तो राजा ने यहाँ पर एक गेट बनवाया था, एक तोरण गेट, तोरण द्वार, द आर्क। अब वो सिंबल किस चीज़ का है, सिंबल ऑफ रॉयल वेनिसिटी, राजसी घमंड का, एंड प्राइड का, ऑल्सो द कॉज ऑफ डाउनफॉल, और कहीं ना कहीं वो सिंबल है डाउनफॉल का, क्योंकि उसी के कारण वो राजा की डेथ हुई। क्राउन यहाँ पे सिंबल है पावर का, इट फॉल मार्क्स द फॉल ऑफ अथॉरिटी। नूस यानी कि जो फांसी का जो फंदा जो रस्सा होता है वो सिंबल है ब्लाइंड जस्टिस का, अंधा न्याय। उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई उसके उसमें किसका गला फिट हो रहा है, उसको तो जस्ट उसको फांसी पे लटका देना है। एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स का। द मेलन रिप्रेजेंट पैसिव लीडरशिप, मेलन यहाँ पे पैसिव लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। ए रूलर हु इंटरफेयर्स नॉट इन अदर्स पीस, कि ऐसा रूलर जो दूसरों की शांति के अंदर इंटरफेयर नहीं करता। जो यहाँ पे बुद्धिमान व्यक्ति आया था द वाइजेस्ट मैन, वो सिंबल है फॉल्स विजडम का, झूठी बुद्धिमानी का, एंड सुपरस्टिशन का। उसने भी तो क्या कहा, उसने ये कहा कि भाई आर्क को फांसी पे लटका दो, उसने कौन सी बुद्धिमत्ता दिखाई है। अगर वो सही होता तो राजा के पास कोई पक्ष विपक्ष रखता, कोई लॉजिक लगाता ना। द इडियट यहाँ पे जो था वो रिप्रेजेंट करता है इग्नोरेंस को, मूर्खता को, एंड हाउ फुलिश डिसीजंस रूल और विजडम, और शो करता है कि किस प्रकार से जो मूर्ख डिसीजंस हैं ना, मूर्खता वाले, मूर्खता से भरे हुए डिसीजंस हैं, वो बुद्धि बुद्धि पर भी रूल करते हैं। कि उसने कह दिया कि भाई वाटर मेलन को राजा बना दो, ठीक है, लोगों ने उसको राजा मान लिया। सिटी जो ये शहर है, ए मिरर ऑफ सोसाइटी, ये हमारे सोसाइटी का, समाज का दर्पण है। वेयर पीपल प्रेफर पीस विदाउट प्रोग्रेस, कि सोसाइटी के अंदर, ये बात थोड़ी गहरी है, समझने वाली बात है, देखा जाए तो लोग पीस चाहते हैं, प्रोग्रेस नहीं। अब इसको चाहे आप प्रेजेंट टाइम में लगा लो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पीस, शांति, प्रोग्रेस नहीं चाहिए, ये रियलिटी है। अब इसको आप पॉजिटिव पॉइंट से देखो चाहे आप नेगेटिव पॉइंट से देखो, रियलिटी तो यही है। लिटरेरी डिवाइसेस जो आप यहाँ पर यूज़ हुए हैं, आयरनी का यूज़ हुआ है, भर भर के हुआ है, क्योंकि राजा जो कि जस्ट एंड प्लेसिड था बिहेव अनजस्टली, पीपल चूज ए मेलन एज ए रूलर। कि एक तो जो राजा जो खुद अपने आप को न्यायप्रिय और शांति प्रिय मानता है वो इसके उल्टा बिहेव करता है, और लोग यहाँ पे एक तरबूज को सेलेक्ट करते हैं एज ए रूलर, ये आयरनी है। स्टायर होता है व्यंग, कटाश, द पीप, द पोइम रिडिकुलस, द पॉलिटिकल सिस्टम एंड ह्यूमन फुलिशनेस, ये पोइम इंसान की मूर्खता और पॉलिटिकल सिस्टम का मजाक उड़ाती है। अलिट्रेशन जैसे लॉन्ग लिव द किंग, ल ल साउंड रिपीट होता है, वर्कमैन वेंट के अंदर वह साउंड रिपीट होता है। रिपीटेशन मिलेगा जैसे लॉन्ग लिव द किंग, ये ऐड करता है इसके अंदर रिदम और एम्फेसाइज करने के लिए। इन्वर्जन है, सेंटेंस को उल्टा फुल्टा करके लिखा गया, जैसे कि ट्रूली द आर्क इट वॉज डैट। अब होना क्या चाहिए, इन्वर्जन है, उल्टा फुल्टा करके लिखा है, होना ये चाहिए कि इट वॉज ट्रूली द आर्क,
या किसी और प्रकार से पहले सब्जेक्ट को रख के सेंटेंस होना चाहिए, बट इन्वर्जन है। रिवर्सल ऑफ वर्ड ऑर्डर फॉर पोइटिकल स्टाइल को फॉलो करने के लिए। ओनोमोटोपिया, जिसके अंदर साउंड होता है, जैसे मटरिंग, क्वेरिंग, साउंड वर्ड्स ऐड रियलिज्म। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे मिलेगा आर्क। जब ये कहा जाएगा कि भाई आर्क को फांसी पे लटका दो, तो वो कोई इंसान तो है नहीं जिसको आप फांसी पे लटकाओगे। दूसरा, जब ये वर्ड आएगा कि आर्क ने राजा के सिर को टच किया, तो आर्क ने टच किया, तो ये दोनों जो वर्ड हैं ये दिखाते हैं कि यहाँ पर आर्क को पर्सोनिफाई किया गया है, एज ए ह्यूमन बीइंग यहाँ पे ट्रीट किया गया है। राइमिंग स्कीम पूरे की पूरी ये कपलेट्स के अंदर है। राइमिंग स्कीम बन जाएगी ए बी बी सी सी, ऐसे ये आगे चलती रहेगी, डी डी ई एफ एफ जी जी एच एच, जब तक पूरा नहीं होगा। थ्रू आउट क्रिएटिंग ए स्मूथ एंड म्यूजिकल नरेटिव फ्लो। तो ये इसके रिलेटेड डिवाइसेस थे। स्टोरी की बात मैंने पीछे कर ली। अब हमें क्या देखना है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के मैं वापस से उस प्रकार से आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट ये बताऊँगा कि इन लाइनों के अंदर क्या चीज़ है। तो पहली जो लाइनें आती है, इन द सिटी ऑफ विच सिंह देयर वॉज ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग, ये लाइनें क्या शो करती हैं। द पोइट बिगन्स बाय इंट्रोड्यूसिंग ए सिटी अबाउट विच ही इज़ गोइंग टू टेल ए स्टोरी। इस पोइम की शुरुआत एक सिटी को इंट्रोड्यूस करते हुए हुई है जिसके बारे में स्टोरी है। इन द सिटी देयर लिव्ड ए किंग हु वॉज नॉन टू बी जस्ट, जस्ट यानी कि फेयर, रिचियस यानी कि न्यायप्रिय, एंड प्लेसिड यानी कि काम एंड पीसफुल। वहाँ पर एक राजा है जो कि फेयर है और न्यायप्रिय है, न्यायप्रिय और शांत और सौम्य है। एट फर्स्ट इट सीम दैट द किंग इज़ एन आइडियल रूलर। अब जब हम पहले पहले इस पोएम को स्टडी करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो राजा है वो एक आइडियल रूलर है, समवन हु रूल्स विद फेयरनेस एंड पीस, एक ऐसा राजा जो कि फेयरनेस और पीस के साथ में रूल करता है। हाउएवर दिस डिस्क्रिप्शन इज़ आयरनिकल, बट ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आयरनिकल है, बिकॉज एज द पोइम अनफोल्ड, जैसे हम पोइम में आगे बढ़ते हैं, द किंग विल बिहेव फुलिशली एंड अनजस्टिसली, प्रूविंग दैट द वर्ड जस्ट एंड प्लेसिड आर ओनली टाइटल्स नॉट ट्रुथ। बाद में हमें ये पता चलता है कि जो इसका जस्ट एंड प्लेसिड है वो एक जस्ट टाइटल है, यानी कि उपाधि है, रियल में वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि राजा रियल में ऐसा नहीं है। आयरनी यहाँ पर थी इस लाइन के अंदर, द किंग इज कॉल्ड जस्ट एंड प्लेसिड बट हिज लेटर एक्शंस प्रूव द अपोजिट। इसके बाद में लाइनें आती हैं, द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रायम्फली वुड स्पेन द मेजर thoroughfare टू एडिफाई स्पेक्टेटर देयर। इन लाइनों का मतलब क्या था, द किंग अनाउंस्ड, जो प्रोक्लेम्ड वर्ड यहाँ पे आया था उसका मतलब था अनाउंस करना। डेट एन आर्क, आर्क यानी कि तोरण द्वार या फिर मेहराब, शुड बी बिल्ट, दिस आर्क वुड स्टैंड ट्रायम्फली, ये जो आर्क जो बनेगा ये ट्रायम्फली, ट्रायम्फली का मतलब विजय पूर्वक और गौरव के साथ, एज ए सिंबल ऑफ प्राइड, ये सिंबल बनेगा प्राइड का, एंड अचीवमेंट, अचीवमेंट और प्राइड का सिंबल बनेगा। अक्रॉस द मेजर थ्रोफेयर, अब यहाँ पे जो थ्रोफेयर है उसका मतलब मुख्य सड़क या फिर मुख्य मार्ग ऑफ द सिटी। ही वांटेड दिस स्ट्रक्चर टू एडिफाई द पीपल हु सा इट, राजा यहाँ पर ये चाहता है कि जो स्ट्रक्चर है ना, जो ये जो मेहराब बनाया जाएगा ये एडिफाई करेगा। एडिफाई यहाँ पे जो वर्ड आया उसका मीनिंग शिक्षित करना या प्रेरित करना, कि ये मेहराब लोगों को शिक्षित करेगा, प्रेरित करेगा, जो भी इसे देखेंगे। क्या प्रेरित करेगा, डैट इज़ टू इंस्पायर देम एंड रिमाइंड देम ऑफ द सिटीज़ ग्रेटनेस एंड ग्लोरी, कि सिटी की जो ग्लोरी है, ग्रेटनेस है, वो लोगों को याद दिलाएगा ये आर्क। So the king's intention was to make a grand monument that would inspire, impress and morally uplift his citizen. राजा का यहाँ पे इंटेंशन ये था मेहराब बनाने का कि वो एक ग्रांड मॉन्यूमेंट बनाएंगे जो कि उनके सिटीजन्स को मॉरली अपलिफ्ट करेगा और इम्प्रेस करेगा। इसके बाद में द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ट द थिंग, दे डिड सो
सिंस ही वॉज किंग। राजा ने आदेश दिया और वर्कमैन ने उस ऑर्डर को फॉलो किया। ये लाइनें क्या दिखाती हैं? द वर्कमैन यानी कि जो मजदूर होते हैं, कारीगर जो होते हैं, ओबेड द किंग्स ऑर्डर एंड वेंट अहेड टू बिल्ड द आर्क। कारीगरों ने, मजदूरों ने राजा के उस आदेश की पालना की और उस आर्क को बनाने के लिए गए। दे डिड इट सिंपली बिकॉज ही वॉज द किंग। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो राजा था। ये लाइन क्या शो करती है? दे डिड नॉट क्वेश्चन हिज कमांड, कि उन्होंने कोई राजा की को कमांड का कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई डिस्कस नहीं किया वेदर इट वाज नेसेसरी और वाइज, कि किसी ने ये पूछा ही नहीं कि ये आर्क बनाना नेसेसरी है, कोई बुद्धि इसमें है या ऐसे बना रहे हो। राजा ने ऑर्डर दिया और जस्ट उन्होंने फॉलो किया। द पोइट इज सबली शोइंग ब्लाइंड ओबीडियंस। अब यहाँ पे पोइट ने शो किया है ब्लाइंड ओबीडियंस को, अंध आज्ञाकारिता। पीपल फॉलोड ऑर्डर नॉट आउट ऑफ रिस्पेक्ट और लॉजिक बट आउट ऑफ फियर और हैबिट ऑफ ओबिंग अथॉरिटी, कि जो लोग हैं वे ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट के लिए या फिर लॉजिक के लिए फॉलो नहीं करते, बल्कि डर के कारण या फिर जो लोगों की आदत होती है अथॉरिटी की आज्ञा मानने की, जैसे कि भाई ये हमारे सीएम है, पीएम है, ये हमारे एमएलए है, ये हमारे वो हैं, बड़े लोगों की पावर को डर के कारण उनकी आज्ञा का पालन करना लोगों की हैबिट को शो करता है। इसके बाद ने किंग वहाँ पर देखने के लिए गए उस आर्क को और उनका क्राउन नीचे गिर गया। ये लाइनें क्या शो कर रही थी? देखो दोस्तों, अगर मैं चाहता तो इस पोएम को यहीं पे कंप्लीट कर सकता था, क्योंकि मैंने समरी आपको बता दी। बट अगर आप यहाँ तक स्टडी कर पा रहे हो, एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी, ऊपर का जो मीनिंग है वो हर किसी को पता होगा, बट उस मीनिंग का जो हिडन मीनिंग है ना, वो नीचे जो ब्लैक कलर के अंदर लाइनें लिखी है वो यहाँ पर है। और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कौन सी चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। इसे हम लिटरेचर के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस कहते हैं, इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशंस करना। तो क्रिटिकली यहाँ पे मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस वीडियो को स्किप में यहाँ पे मत कर देना, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि हमारी एक पोएम में से एक या दो क्वेश्चन तो बनेंगे। तो कोई पता नहीं, कहीं इजी पोएम में से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन गया तो आपकी पोएम पढ़ी ना पढ़ी एक बराबर हो जाएगी। यहाँ तक आप लोग आए हो, आप लोगों को लगता है कि मैं अच्छे से टीच करवा पा रहा हूँ, तो आप भाई वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को। इतनी सी उम्मीद मैं रखता हूँ आप लोगों से कि आप लोग करोगे। हालांकि बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत कम लोग वॉच कर रहे हैं, कोई शेयर नहीं कर रहा, बट मैंने जैसे स्टार्टिंग के अंदर कहा था कि मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा तो करवाऊंगा, फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई वॉच करे ना करे, क्योंकि ये वीडियोस रिकॉर्ड रहेंगे तो बाद में मैं खुद इनको वॉच करूंगा मेरे लिए, तो साथ में आपका फ़ायदा ही हो रहा है, इसलिए मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। खैर पॉइंट पर आते हैं। द किंग रोड प्राउडली डाउन द थ्रोफेयर टू एडिफाई, एडिफाई यानी कि वही प्रेरित करना, यहाँ पर प्रभावित करना, हिज सिटीजन्स। अब राजा यहाँ पे बड़ा प्राउडली वहाँ पर गया था लोगों को प्रेरित करने के लिए। दिस इज टू शो देम द ग्लोरी ऑफ द न्यू आर्क एंड टू मेक देम एडमायर हिज अचीवमेंट। ये दिखाने के लिए कि भाई मैं लोगों को दिखाऊंगा कि हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। हाउएवर व्हेन ही पास्ड अंडर द आर्क समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन, वहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड हैपन हो गया। द क्राउन यानी कि जो मुकुट था, गॉट नॉक्ड ऑफ हिज हेड बिकॉज द आर्क वॉज बिल्ट टू लो। आर्क बहुत ही नीचे बना हुआ था, बहुत जो गेट था उनका सिर टकराया और मुकुट नीचे गिर गया। दिस मोमेंट इज बोथ कॉमिक एंड सिम्बॉलिक। ये मोमेंट कॉमिक भी है, हास्यपूर्ण भी है और सिम्बॉलिक भी है, प्रतीकात्मक भी है। कैसे? लिटरली द किंग्स क्राउन फॉल। लिटरली तो यहाँ पे क्या है कि राजा का मुकुट गिर गया। सिम्बॉलिकली इट रिप्रेजेंट हिज लॉस ऑफ डिग्निटी एंड अथॉरिटी। सिम्बॉलिकली ये दिख रहा है कि राजा ने अपनी डिग्निटी और अथॉरिटी को गिरा दिया। हिज प्राइड इज हम्बल्ड बाय हिज आउन फुलिश ऑर्डर, कि राजा की जो प्राइड थी, गर्व, जो घमंड था, वो उसके खुद के एक मूर्खता से भरे हुए ऑर्डर के कारण नीचे गिर गया। सिंबॉलिक मीनिंग इसका ये है। यहाँ पर आयरनी है,
द किंग बिल्ड द आर्क टू ग्लोरीफाई हिमसेल्फ बट इट एंड्स अप एम्बैरेसिंग हिम। राजा ने बिल्ट अपने लिए बनाया और उसी ने उसका मुकुट गिरा दिया। आयरनी। सिंबलिज्म यहाँ पे है, द फॉलिंग क्राउन सिंबलाइज लॉस ऑफ पावर एंड प्राइड। राजा का मुकुट गिरना यहाँ पे सिंबल बनता है लॉस ऑफ पावर एंड प्राइड। इमेजरी है, रीडर्स कैन क्लियरली इमेजिन द सीन ऑफ किंग्स क्राउन फॉलिंग, कि जैसे हम ये लाइन पढ़ते तो एक इमेज बनती है कि हाँ इस प्रकार से राजा का सिर टकराया होगा और मुकुट नीचे गिरा होगा। मुकुट नीचे गिरने का दृश्य जो आपके माइंड में बन रहा है ये इमेजरी है। फिर उसके बाद में जैसे वो मुकुट गिरा तो राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने ये कहा कि भाई ये तो डिसग्रेस है, यानी कि हमारी अपमान है, तो भाई जाओ बिल्डर को बुलाओ, चीफ बिल्डर को, उन्हें फांसी पे लटका दो। और उनके आदेश की पालना करते हुए रोप और गैलो वहाँ पे अरेंज किए गए फांसी देने के लिए। अब ये लाइनें क्या शो करती हैं? वैन द किंग रियलाइज हिज क्राउन हैड फैलन, जैसे ही राजा ने ये रियलाइज़ किया कि उनका मुकुट नीचे गिर चुका है। ए फ्रो, फ्रो क्या होता है? त्यूरी, बोहें, सिकुड़ना। अपीयर्ड ऑन हिज प्लेसिड काम, यानी कि शांत फेस, शोइंग डैट ही बिकेम एंग्री एंड अपसेट। ये शो करता है कि राजा गुस्सा हुआ और अपसेट हुआ, उनके चेहरे पर त्योड़ी आ गई। ही डिक्लेयर डैट दिस वॉज ए डिसग्रेस, डिसग्रेस यानी कि अपमान या फिर कह लो शर्मनाक बात। राजा ने यह कहा कि ये अपमान की बात है, शर्मनाक बात है। समथिंग डैट हैड इंसल्टेड हिज रॉयल डिग्निटी, कि किसी चीज़ ने उनकी रॉयल डिग्निटी को इंसल्ट किया है। टू शो हिज पावर एंड मेंटेन हिज इमेज, अपनी पावर भी शो करनी है और अपनी इमेज को भी मेंटेन करके रखना है। ही ऑर्डर्ड दैट द चीफ ऑफ बिल्डर्स शुड बी हैंग्ड, कि जो मुख्य निर्माण करता है उसको फांसी लगा दी जाए। उसकी पावर भी है और अपनी इमेज भी बचाने के लिए भी, मैं राजा हूँ, मेरा मुकुट गिरना कितना बड़ा अपमान है। फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए उस मुख्य निर्माणकर्ता को फांसी लगा दी जाए। इमीडिएटली द रोप एंड ग्लो, रोप यानी कि फांसी का फंदा, गैलो होता है तख्ता जिस पर वो फांसी, यानी कि आप लोगों ने फांसी का फंदा देखोगे ना, फोटो सर्च करोगे तो मिल जाएगी। वर प्रिपेयर टू कैरी द आउट द पनिशमेंट, उस सज़ा को पूरा करने के लिए फांसी का फंदा और तख्ता तैयार किया गया। दिस शोज द किंग्स इम्पल्सिवनेस, अब ये लाइनें राजा की जल्दबाजी को शो करती हैं। एंड इनजस्टिस, और अन्याय को भी शो करती हैं। इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन फेयरली, फेयरली इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय ही रिएक्ट आउट द प्राइड एंड एंगर, वो एक्ट कर रहा है घमंड के साथ में और गुस्से के साथ में। ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना। इसके बाद में चीफ बिल्डर को बुलाया गया और राजा ने कहा भी आपको फांसी लगा दी जाएगी। तभी चीफ बिल्डर ने यह कह दिया कि ये मेरी गलती तो है ही नहीं, ये गलती तो वर्कमैन की है। ये लाइनें क्या शो करती हैं? ऊपर के पैरे के अंदर तो वही बातें जब आपको एक्सप्लेन की वही वहाँ पे लिखी हुई है, बट नीचे बताता हूँ। हेयर द पोइट हाईलाइट ब्लेम शिफ्टिंग, अब यहाँ पे शुरू होता है हमारा ब्लेम शिफ्टिंग का थीम, दोष डालना या फिर जिम्मेदारी टालना। इंस्टीड ऑफ टेकिंग ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय द बिल्डर ट्राइज टू सेव हिमसेल्फ, बिल्डर ने अपने आप को बचाना शुरू किया, बचाने की कोशिश की। बाय ब्लेमिंग अदर, दूसरों पर ब्लेम देकर। दिस शो द काउडिस एंड सेल्फिशनेस इन ह्यूमन नेचर, ये इंसानी नेचर के अंदर जो सेल्फिशनेस है, जो मतलब होता है सिर्फ मतलब निकालने के लिए, और जो कायरता होती है उसको शो करता है। यहाँ पर भी स्टायर है, व्यंग है। द पोइट मोक्स हाउ पीपल अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय ब्लेमिंग अदर, कि किस प्रकार से लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने के चक्कर में दूसरों पर ब्लेम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की नहीं लेते भी हाँ यहाँ पर ये चीज़ हुई है, बल्कि दूसरों पर ब्लेम करते हैं। ये व्यंग है, कटाश है, स्टायर है। फिर राजा बुलाता है अगले जिसका नाम लिया था वर्कमैन्स का कि उनको फांसी पे लटका दिया जाए। इन लाइनों का मतलब क्या था? द किंग सरप्राइज्ड बाय चीफ बिल्डर्स ब्लेम शिफ्टिंग एक्सक्लेम्ड ओ, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि ओ अच्छा। द पोस्ट एंड प्रोसीडिंग्स, वो कार्यवाही को रोक देता है।
क्लेमिंग टू बी जस्ट, अब यहाँ पे वो क्लेम करता है जैसे वो न्यायप्रिय है कि हाँ हाँ भाई तेरी गलती नहीं है, अभी हम तुमने सही कहा, तुम सही पकड़े हो, आपकी गलती तो है ही नहीं, तुम मिस्त्रियों की गलती है, सॉरी वर्कमैन्स की गलती है। एंड आयरनिकली इवन प्लेसिड, अंदर से गुस्सा हो रहा है, ऊपर से शांति प्रिय दिखा रहा है। ही डिसाइडेड दैट इफ द बिल्डर वॉजंट गिल्टी, वो मानता है कि अगर बिल्डर की गलती नहीं है देन ऑल द वर्कमैन, सारे के सारे मजदूर शुड बी पनिश्ड इंस्टीड, एक झटके में उनको लटका देंगे। ये क्या शो करता है? दिस शोज द किंग्स इम्पल्सिवनेस, ये भी राजा की जल्दबाजी को शो करता है, लेक्स ऑफ रीजन को शो करता है, एंड द अब्सर्डिटी यानी कि मूर्खता ऑफ एब्सोल्यूट पावर, संपूर्ण शक्ति का हास्यास्पद प्रयोग शो करता है कि भाई पावर है तो उसका मतलब कि आप ऐसे यूज थोड़ी करोगे। इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन फेयरली ही शिफ्ट द पनिशमेंट डाउन द चेन, फेयरली इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय वो पनिशमेंट को दूसरे पर शिफ्ट कर देता है। राजा भी ऐसा ही है। उसके बाद में वर्कमैन को बुलाया जाता है, वो भी सरप्राइज होते हैं, वो भी कहते हैं कि राजा जी हमारी गलती नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने आपने देखा नहीं कि जो ईंटें थी वो छोटे साइज़ की बनी हुई थी। तो राजा कहता है कि ठीक है, मैसन्स को समन भेजो, समन होता है बुलावा भेजना। इन लाइनों का क्या मतलब था? वर्कमैन शॉक्ड हो गए, है ना। इन लाइनों का मतलब था द किंग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज एक्सप्लेनेशन, कि किंग जो है ना वो रिफ्यूज़ करता है टू एक्सेप्ट दिस एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन को रिफ्यूज़ करता है। जब उसने ये कहा कि आपने देखा नहीं कि ईंटें छोटी थी, अब ये सुना नहीं कि ईंटें छोटी थी, पहले कह दिया कि हाँ जाओ मिस्त्री को बुलाओ। ऑर्डर्ड दैट द मैसन्स बी कॉल्ड, सीधा ये आदेश दे दिया कि राजमिस्त्री को बुलाओ। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, क्योंकि उसने ईंटें बनाई है उसकी गलती। दिस सीन कंटिन्यू द चेन ऑफ ब्लेम, ये सीन पूरी चेन को आगे कंटिन्यू रखता है, शोइंग हाउ एवरीवन ट्राइज टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किस प्रकार से हर एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। उसके बाद में मैसन को बुलाया जाता है, वो कांपता हुआ खड़ा है वहाँ पे, वो कांपेगा भाई, उसको डर है कि मेरे मेरे को फांसी पे लटका देंगे, और वो कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये आर्किटेक्ट की गलती है। फिर आर्किटेक्ट को समन भेजा जाता है। ये लाइनें क्या शो करती हैं? लाइनों में क्या है? अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी पूरी समरी सी क्या है, आपको देखना है यहाँ से। फॉलोइंग दियर अक्यूजन द किंग समन टू द आर्किटेक्चर, यहाँ पे देखो नीचे, दिस कंटिन्यू द चेन ब्लेम, ये भी फिर उसी चेन को कंटिन्यू करता है आगे। ईच पर्सन शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एज टू अवॉइड पनिशमेंट, हाईलाइटिंग द कॉवर्डिश, कायरता को शो करता है और इररिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है सोसाइटी की। इसके बाद में आर्किटेक्चर को बुलाया जाता है। वेल आर्किटेक्ट सेड द मैजेस्टी, भाई आर्किटेक्चर हाँ बताओ, मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाए। जब आर्किटेक्चर की ये बात सुनी तो आर्किटेक्ट ने ये कहा कि राजा साहब आप एक छोटी सी बात बोल रहे हो, स्मॉल थिंग। स्मॉल थिंग इसलिए कहा है कि वो राजा के सामने ऐसे थोड़ी कहेगा कि भाई आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, कि राजा जी आप तो एक छोटी सी गलती कर रहे हो, थोड़ी सी चीज़ भूल रहे हो छोटी सी, क्योंकि राजा को वो ऐसे शो थोड़ी करेगा भाई आपने बहुत बड़ी गलती की है। कि भाई जब मैंने आपको जो पूरा मेमोरेंडम दिखाया था, प्रोस्पेक्ट शो किया था कि हम ऐसे ऐसे करके बनाएंगे, तो आपने ही तो कुछ चेंजेस किए थे ना। तो ये लाइनें क्या शो करती हैं देखो, यहाँ से मत देखो, आप यहाँ पे देखो, द आर्किटेक्ट क्लेवरली रिस्पॉन्स, यहाँ पे आर्किटेक्ट काफ़ी क्लेवरली रिस्पॉन्स करता है। पॉइंटिंग आउट ए स्मॉल थिंग, छोटी बात, द दैट द किंग हिमसेल्फ हैड मेड अमेंडमेंट, अमेंडमेंट होता है परिवर्तन करना, सुधार करना, टू द ओरिजिनल डिज़ाइंस प्लान्स वर व्हेन दे वर शोन टू हिम, कि जब ओरिजिनल प्लान्स राजा को दिखाए गए थे तो राजा ने खुद ने कुछ चेंजेस किए थे। दिस रिवील दैट द किंग्स आउन इंटरफेयरनेस कॉज द मिस्टेक एंड नाउ ही कैन नॉट ब्लेम एनी वन एल्स। अब ये चीज़ दिखाती है कि यहाँ पर राजा के खुद के इंटरफेरेंस के कारण, हस्तक्षेप के कारण ये गलती सारी हुई है। अब राजा आगे किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या होगा? शो द अब्सर्डिटी ऑफ एब्सोल्यूट पावर, संपूर्ण शक्ति की हास्यास्पद, यानी कि हास्यास्पदता यहाँ पे दिखाई गई है।
द रूलर्स प्राइड लीड टू हिज आउन डाउनफॉल, कि भाई राजा की पर आप वापस से आ गई। हाईलाइट विट, यहाँ पे चतुराई दिखाई गई है आर्किटेक्ट की। हु एक्सपोज द किंग्स रोल इन द मिस्टेक, कि आर्किटेक्ट ने आके राजा की मिस्टेक का जो रोल है उसको हाईलाइट किया, एक्सपोज किया। अब जैसे ये बात राजा पर आई तो भाई राजा ने इसको सुना, और सुनते ही वो लाल पीला हो गया होगा, क्योंकि अब बात राजा पर आ गई। बट वो प्लेसिड है और शांति प्रिय है, तो भाई थोड़ा सा अपने आप को शांत करते हुए, अपने आप को बचाव करते उसने ये कहा कि ये तो मामला यार थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, मुझे तो किसी और की सलाह चाहिए, जाओ किसी बुद्धिमान व्यक्ति को लेके आओ। फिर वो बुद्धिमान व्यक्ति को लेके आएंगे। अब ये लाइनें क्या शो करती हैं? द किंग heard the architect's clever remark and became furious. The phrase so red होता है क्रोध में लाल होना, गुस्से में होना, मीन्स ही वॉज एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। बट शुरू में आपने क्या देखा था कि राजा तो शांति प्रिय है, ये तो आयरनी है। ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, ऑलमोस्ट एक्टिंग इरेशनली इन रैग, वो तो गुस्से में बिल्कुल ही इरेशनली एक्ट कर रहा था। However, pretending to be just and placid, he controlled himself and acknowledged that the situation was tricky, tricky यानी कि जटिल या फिर कठिन। Realizing he could not solve it alone, और ये रियलाइज करते हुए कि मैं इस प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व नहीं कर सकता, he asked for counsel, counsel होता है सलाह या फिर सुझाव, from the wisest man, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति in the country. This show the king's pride and inability to think rationally. ये लाइनें ये दिखाती है कि राजा जो किंग है वो असक्षम है रैशनल तरीके से सोचने में, तर्कपूर्ण वो नहीं सोच सकता, और वो अभिमान से भरा हुआ है। आयरनिकली, इवन इन सीकिंग विजडम, ही रियलाइज ऑन द अपीयरेंस ऑफ जस्टिस रेदर देन एक्चुअल रैशनैलिटी। अभी भी वो रैशनैलिटी के तौर पर एक्ट ना करने के बजाय जस्ट ये दिखाने के लिए कि मुझे तो किसी न किसी को जस्टिस देना है, अगर वो यहाँ पर भी थोड़ा दिमाग लगा ले, पूरी गुत्थी को सुलझा लेता, क्योंकि वो तो मूर्ख कैसे सुलझाएगा क्या ही, तो यहाँ पर बात रुक सकती थी। बट ये दिखा करके भी हम तो आपको न्याय करके दिखाएंगे। यहाँ पे ईडियम है जो कि एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं मुहावरा, सो द रेड, ये मुहावरा यहाँ पे यूज़ किया गया है, गुस्सा होना। आयरनी, द किंग क्लेम टू बी काम एंड जस्टिस जेट ही एंगर शो इज अपोजिट, राजा जो कि शांति प्रिय है वो एक तरफ से गुस्सा कर रहा है, ये आयरनी है। सिंबल, सीकिंग द वाइजेस्ट मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश करना। सिंबल किस चीज़ का सिंबल है ये? द सिंबल ऑफ सर्च फॉर सोल्यूशन इन फ्लॉड सिस्टम, दुर्लभ व्यवस्था में समाधान खोजने का प्रतीक, इसका सिंबल है बुद्धिमान व्यक्ति को तलाश करना। इसके बाद में जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे वो ढूंढ के लेके आते हैं राजा के आदेश पर, को राजा के कोर्ट के अंदर। वो बुद्धिमान व्यक्ति कैसा है? ना तो वो खुद चल सकता है ना ही देख सकता है, ये भी एक आयरनी है। और बुद्धिमान व्यक्ति वो इसलिए बुद्धिमान है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बूढ़ा है, और वो कांपते हुए आवाज़ है, तो वो कांपता हुआ आता है, बूढ़ा है भाई, तो कांपती सी आवाज़ के अंदर बोलता है, अपनी बुद्धि लगाता है। बुद्धि यहाँ पे क्या लगाता है? इतना बेवकूफ़ वाला निर्णय देता है कि भाई इस जो जो आर्क है ना, जो तोरण द्वार है, मेहराब है, इसको ही फांसी पे लटका दो। अब ये लाइनें क्या शो करती हैं? द वाइजेस्ट मैन वॉज लोकेटेड एंड ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट, इन फैक्ट ही हैड बी कैरिड बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड, कि जैसे आदेश था कि बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाओ, बुलाने की बजाय उसको उठा के लाया गया क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ा था। एंड कुड नाइदर वॉक नॉर सी प्रॉपरली, ना तो वो चल सकता है ना वो देख सकता है अच्छे से। द कोर्ट अज्यूम डेट ओल्ड एज विजडम, यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि जो कोर्ट है वो ये मानता है कि जितना ओल्ड एज व्यक्ति होगा उतना ही वो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, बुढ़ापापन बराबर बुद्धिमता। इन क्वेरिंग वॉइस ही डिक्लेयर डेट द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड, दोषी को सजा दी जानी चाहिए। ही कंक्लूड डेट द आर्क इटसेल्फ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉकिंग द क्राउन ऑफ एंड देयरफॉर मस्ट बी हैंग्ड, उसने कहा कि भाई इस आर्क को फांसी पे लटका दो, वही इसका जिम्मेदारी है, उसने राजा के मुकुट को नीचे गिराया है। दिस इज अब्सर्ड, अब ये बहुत ही अतार्किक रीजनिंग है,
ये क्या लॉजिक लगाया है? पनिशिंग एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ ह्यूमन। किसी इंसान को सजा देने के बजाय आप नो लिविंग थिंग्स को सजा देने की बात कर रहे हो। वाह तेरी क्या बुद्धिमत्ता है बूढ़े, क्या बुद्धिमत्ता है तेरी। बड़ाऊ पागला गया। हाईलाइट ब्लाइंड फेथ इन ट्रेडिशन एंड सुपरस्टिशन। अब यहाँ पे हाईलाइट किया गया है अंधविश्वास को, परंपराओं के अंधविश्वास को, परंपराओं पर जो अंधविश्वास है कि बूढ़ा व्यक्ति ही सही निर्णय दे सकता है। बट देख लो क्या निर्णय दिया है। स्टाइरिकल पोर्टल ऑफ रूलर एंड वाइज एडवाइजर हु ऑफर मीनिंगलेस सिचुएशन। स्टाइरिकल पोर्टल यहाँ पे दिखाया गया है रूलर्स का और वाइज का, क्योंकि वो मीनिंगलेस सिचुएशंस में एडवाइस दे रहे हैं, ऐसी बेहूदी सी एडवाइस। आयरनी है यहाँ पर, क्योंकि ओल्ड एज वाइज मैन गिव्स रेडिकुलस सोल्यूशन कि बूढ़े व्यक्ति ने देख लो कितना मजाकिया सा सोल्यूशन दिया है यहाँ पर और लोग उसको मानेंगे। और अब यहाँ पे है पर्सोनिफिकेशन, द आर्क इज ट्रीटेड एज ए लिविंग कल्प्रिट, क्योंकि तोरण द्वार को यहाँ पे दोषी के रूप में दिखाया गया है, तो दोषी तो कोई ना कोई इंसान होता है, तो उस आर्क को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। अब उस आर्क को लेकर आए, तभी किसी बीच में से ये कह दिया कि भाई हम इस आर्क को फांसी पर कैसे लटका सकते हैं। राजा ने भी ये कहा भी बात तो सही है, अपने आप को शो करने के लिए भी, हाँ मैं निर्णय बिल्कुल सही लूँगा। अब ये चीज़ यहाँ पे क्या दिखाती है, आप देखो इसको यहाँ से, शो डैट इवन सम कोर्ट मेंबर रिकॉग्नाइज कॉमन सेंस बट द सिस्टम एंड क्राउड प्रेशर्स प्रिवेंट प्रैक्टिकल सोल्यूशन। ये लाइनें ये दिखाती हैं कि कोर्ट में कुछ मेंबर्स होते हैं जो कॉमन सेंस रखते हैं, जिसने ये कहा कि भाई हम उसको सजा नहीं दे सकते आर्क को, बट जो सिस्टम है और जो क्राउड है ना, वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को भी अपने प्रेशर के अंदर निगलेक्ट करने पर जोर देता है। पॉलिटिकल प्रेशर इतना होता है कि कई बार कुछ लोग जो सही सुझाव भी देते हैं ना, उनको भी निगलेक्ट कर दिया जाता है। अंडर प्रेशर कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पर राजा ने जैसे देखा, अब यहाँ पे मुद्दा सुलझने वाला था, बट जैसे राजा ने ये देखेगा कि भाई भीड़ उग्र हो रही है, तो राजा उनके लिए अंडर प्रेशर के अंदर यहाँ पे ये दिखाया जाएगा कि पावर के अंदर राजाओं को, सत्ता को कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो मूर्खता से भरे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक भी ऐसी होती है, पब्लिक भी मूर्खता से भरी हुई होती है, उन लोगों के लिए ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडिया का हिंट मिल रहा होगा, हाँ इंडिया के अंदर ऐसा होता है। सरकारें, जो भी गवर्नमेंट आती है, जो फुलिश तरीके के निर्णय लेती हैं, वो क्यों लेती हैं? क्योंकि लोग मूर्ख हैं और मूर्खों को मूर्खों जैसे डिसीजन चाहिए। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिर से मिलेगा, क्योंकि वो आर्क को भी कैपेबल मान रहे हैं क्राइम करने के और टच करने के। उसके बाद में ये लाइनें आई थी कि राजा जब ये देखता है कि भीड़ जो मटरिंग कर रही है, बुड़बुड़ा रही है, उसे लगता है कि कहीं ये भीड़ हमारे पे हमला ना कर दे, तो उन्होंने कहा कि ये सारा काम यहीं पे रोक दो, हम थोड़ा सोच विचार करेंगे, बट जनता हमारी फांसी चाहती है तो किसी ना किसी को फांसी दी जाएगी। अब ये लाइनें क्या शो करती हैं, बाय दिस पॉइंट द क्राउड हैड बिकेम रेस्टलेस, बेचैन हो गई, एंड स्टार्टेड मटरिंग अलाउड, जोर जोर से बड़बड़ाने लगी। द किंग परसीविंग यानी कि महसूस करना, देयर एंग्री मूड ट्रिम्बल्ड इन फियर ऑफ लॉसिंग कंट्रोल ओवर देन, और राजा यहाँ पे कांप गया उनके डर से कहीं भीड़ कोई हमला ना कर दे। टू पैसिफाई द पीपल, लोगों को शांत करने के लिए, ही डिसाइडेड टू इग्नोर फाइनर पॉइंट्स, तो राजा ने जो सूक्ष्म बिंदु से फाइनर जो पॉइंट थे उनको तो इग्नोर किया, लाइक द गिल्ट और जस्टिस, भी किसकी गिल्ट है, किसको जस्ट देना है, उनको तो किया दरकिनार कि वो तो जाए भाड़ में। पहले जनता फांसी चाहती है तो किसी न किसी को, समवन यानी कि एनीवन मस्ट बी हैंग्ड इमीडिएटली, तुरंत कि लटकाओ किसी को। दिस शो हाउ मॉब मेंटेलिटी, ये शो करता है कि किस प्रकार के भीड़, मॉब होता है भीड़, मॉब वर्ड यूज़ किया है क्राउड की बजाय, क्योंकि मॉब वो होता है जो किसी की सुनता नहीं है। मॉब मेंटेलिटी ओवर पावर जस्टिस, कि कई बार जो भीड़ होती है ना, वो जस्टिस को भी ओवर पावर कर देती है। एंड हाउ रूलर्स समटाइम एक्ट आउट ऑफ फियर रेदर देन फेयरनेस, कि कई कई बार जो रूलर होते हैं वो फियर के अंदर कुछ ऐसे ऐसे डिसीजंस लेते हैं बजाय फेयरनेस करने के।
द किंग इज मोर कंसर्न विद प्लीजिंग द पब्लिक देन डूइंग व्हाट्स राइट। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि राजा पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा शांत करना चाहता है, प्लीज़ करना चाहता है, ये बजाय कि ये विचार करने की कि सही क्या है गलत क्या है। आयरनी है, द किंग कॉल्ड जस्ट इग्नोरेंस जस्टिस, कि राजा जो अपने आप को जस्ट कहलाता है, न्यायप्रिय कहलाता है, वो यहाँ पे न्याय को इग्नोर कर रहा है, ये आयरनी है। टायर क्या है यहाँ पर, सिटीजन हाउ रूलर्स सरेंडर टू पब्लिक प्रेशर रेदर देन ट्रुथ, कि जो सिटीजन है ना वो किस प्रकार से सिटीजन्स क्रिटिसाइज, यहाँ पे आलोचना की गई है रूलर्स की, राजाओं की, कि किस प्रकार वो सच के बजाय सिर्फ पब्लिक प्रेशर के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। ये यहाँ पे टायर है। टोन यहाँ पे डार्कली ह्यूमोरियस और क्रिटिकल है, हालांकि पूरी की पूरी टोन ह्यूमोरियस है, मजाक है यहाँ पर। सिंबल यहाँ पे जो क्राउड है वो रिप्रेजेंट करता है इरेशनल पब्लिक ओपिनियंस को, अविवेकी जनमत को। उसके बाद में वो फांसी का फंदा, नूज फांसी का रस्सा होता है, उसको तैयार करते हैं और कहते हैं कि जो भी इसके अंदर फिट बैठेगा उसको फांसी पे लटका देंगे। तो जैसे एक एक करके लोग जाते हैं, कोई फिट उसके अंदर नहीं बैठता, फिट बैठता है तो एक ही इंसान जो कि उस हाइट तक ऊंचा था वो था राजा। तो राजा का ही आदेश था कि भाई हम फांसी पे किसी न किसी को तो लटकाएंगे, क्योंकि जनता ऐसा चाहती है, तो राजा को ही लटका दिया जाता है फांसी पर। अब यहाँ पे क्या चीज़ शो होती है, यहाँ पे आप ये लाइन यहाँ से पढ़ो, क्योंकि ऊपर तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही बातें वहाँ पे लिखी हुई है, तो ये थोड़ा पर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपका हो रहा है। दिस इज डीपली आयरनिक एंड स्टायरिकल, ये भी एक आयरनी है और स्टायर है। द किंग्स आउन फुलिश लॉज एंड इरेशनल जस्टिस सिस्टम टर्न बैक अपॉन हिम, कि राजा के ही जो फुलिश लॉ थे, इरेशनल जस्टिस थे, वो उसी के ऊपर उल्ट गए, उसी पर हावी हो गए। हिज इंस्टेंस ऑन ब्लाइंड पनिशमेंट एंड सिद ऑन डेथ, जो राजा की इंसिस्टेंस थी ब्लाइंड पनिशमेंट की भी सज़ा देनी है, वो एंड होती है राजा की खुद की डेथ के साथ में। सिंबल द डाउनफॉल ऑफ ऑटोक्रेसी, जो सिंबल बनता है तानाशाही के पतन का। आयरनी यहाँ पर, द किंग हु डिमांडेड ए हैंगिंग बिकम द विक्टिम ऑफ हिमसेल्फ, कि राजा जो डिमांड कर रहा था किसी को फांसी देने की, खुद फांसी का शिकार हो गया। आयरनी। टायर यहाँ पर क्या है कि ब्लाइंड एंड फुलिश जस्टिस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर व्यंग किया गया है ब्लाइंड और फुलिश जस्टिस सिस्टम पर, कि कैसा निर्णय, ये कैसा न्याय है जिसके अंदर राजा खुद मर रहा है। सिंबल यहाँ पे कुछ प्रतीक हैं, यहाँ पे जो नूज है रस्सा, वो भाग्य और न्याय का व्यंग्यात्मक रूप से सिंबल है। द किंग्स हैंगिंग रिप्रेजेंट द कोलैप्स ऑफ इरेशनल अथॉरिटी, राजा को फांसी मिलना यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इरेशनल अथॉरिटी के कोलैप्स को, पतन को, अंत को, अविवेकी शासन का अंत। इसके बाद में मंत्री कहते हैं कि थैंक गॉड, भगवान तेरा शुक्र है कि हमें कोई तो मिल गया, अगर ऐसा ना होता तो ये जो भीड़ है, अनरूली टाउन, यहाँ के जो लोग हैं, माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द टाउन, कि वो टाउन के अगेंस्ट हो सकते थे। लॉन्ग लिव द किंग, द मिस्ट्रेस सैड, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। अब यहाँ पर क्या है, द मिस्ट्रेस एक्सप्रेस रिलीफ, यहाँ पे वो रिलीफ महसूस करते हैं। थैंक गॉडनेस, शुक्र है, डेट ए पर्सन और समथिंग, चाहे वो पर्सन है या कोई चीज़ है, एक बराबर है, कुछ भी मिला, वॉज फाउंड टू बी हैंग्ड बिकॉज इफ नॉट द अनरूली टाउन माइट हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन। देन द चांट द ट्रेडिशनल फ्रेज, वो फिर ट्रेडिशनल फ्रेज को बोलते हैं, लॉन्ग लिव द राज, राजा की जय हो, बट इमीडिएटली फॉलो इट विद द किंग इज डेड, बट बाद में जो सेंटेंस ऐड किया द किंग इज डेड, हाईलाइट द अब्सर्डिटी, ये भी एक काफ़ी हास्यपूर्वक है, आयरनी ऑफ देयर सिचुएशन, एक प्रकार वो राजा की जय कर रहे हैं और कह रहे राजा मर गया। द मिस्ट्रेस और सेल्फिश यहाँ पे हैं और अपॉर्चुनिटिस्टिक हैं, यानी कि चालाक हैं और स्वार्थी हैं, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। दे केयर मोर अबाउट मेंटेनिंग ऑर्डर एंड देयर आउन सेफ्टी देन अबाउट जस्टिस और वेल बीइंग ऑफ द पीपल, वो अपनी सेफ्टी सोच रहे हैं ताकि लोगों से हम कैसे बचें, भाड़ में जाए राजा। आयरनी यहाँ पर क्या है
एक तरफ वो राजा की जय कर रहे हैं जिसकी डेथ हो गई है। सटायर यहाँ पर क्या है कि मिनिस्टर्स हु आर सेल्फ सर्विंग एंड इनडिफरेंट टू रियल जस्टिस, कि जो मिनिस्टर्स हैं वो अपना खुद का स्वार्थ देख रहे हैं, जस्टिस से उनका भी कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में जैसे राजा की डेथ हो गई तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब राजा कौन बने। तो फिर उन्होंने पुराने रीति रिवाजों को फॉलो किया कि जो भी हमारे उस राजगेट से निकलेगा पहला व्यक्ति उससे पूछेंगे, उसको राजा बनाएंगे। ये उनका कस्टम था। अब ये चीज़ क्या शो करती है ये लाइनें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ पे जो वर्ड आया था हेरोल्ड वो होता है घोषक, यहाँ पर संदेशवाहक। दिस शो द आर्ट्रीविटरी नेचर ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस। ये लाइनें पॉलिटिकल डिसीजन के आर्ट्रीविटरी नेचर को शो करती हैं, नियमों की मनमानी को। इंस्टीड ऑफ थॉटफुल गवर्नेंस, कि थॉटफुल गवर्नेंस की बजाय दे रिले ऑन रैंडम चांस, वो सौभाग्य या सहयोग पर बातें छोड़ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आएगा और राजा को सेलेक्ट कर लेगा कि ये बंदा राजा बनेगा। और ये ट्रेडिशन को भी शो करती है। ट्रेडिशन भी कैसा, मतलब थॉटफुलनेस, जिसके अंदर कोई थॉट नहीं, कोई बिना विचार का। आयरनी यहाँ पर क्या है कि लीडरशिप इज डिसाइडेड रैंडमली, कि यहाँ पर जो लीडरशिप है उसको रैंडमली डिसाइड किया जा रहा है, नोट बेस्ड ऑन मेरिट और विजडम। कोई मेरिट नहीं, कोई बुद्धि नहीं, जस्ट रैंडमली। इसके बाद में वो जाते हैं सेरेमनी के बारे में, वो लोग देखते हैं कि एक गेट से कोई इंसान निकल रहा है, वो एक मूर्ख होता है। गार्ड उससे पूछते हैं कि भाई राजा कौन होगा, वो कहता है कि मेलन होगा। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उससे जब भी कोई पूछता वो तरबूज ही बोलता था, क्योंकि उसे तरबूज खाने अच्छे लगते थे। ये लाइनें क्या शो करती हैं, द सिचुएशन इज अब्सर्ड ए तार्किक एंड मेलन बिकम किंग, क्योंकि यहाँ पर एक तरबूज राजा बनने जा रहा है। हाईलाइटिंग द स्टाइरिकल ह्यूमर, यहाँ पे स्टाइरिकल ह्यूमर पर को हाईलाइट किया गया है। शो हाउ आर्ट्रीविटरी एंड ब्लाइंड कस्टम्स, मनमानी जो परंपराएं हैं, कैन लीड टू रिडिकुलस आउटकम, किस प्रकार से हमारी जो पुरानी रीति रिवाज हैं जिन पर हम कोई लॉजिक नहीं लगाते, वो किस प्रकार से एक हंसी का विषय बन सकती हैं, उस पर व्यंग किया गया। यहाँ पर सिंबल, यहाँ पर जो मेलन है वो रिप्रेजेंट करता है रूलर हु डज नॉट इंटरफेयर, पीपल आर हैप्पी एज लॉन्ग एज फ्रीडम इज मेंटेन्ड। फिर उसके बाद में यू आर नाउ किंग, वो मिस्टर उस मेलन को, तरबूज को मुकुट पहनाते हैं और ताज पर बिठाते हैं, कहते हैं कि ये हमारा राजा होगा। ये लाइनें क्या शो करती हैं, दिस सीन इज स्टायरिकल, ये सीन भी स्टायरिकल है, ह्यूमोरियस है, इट मोक्स ब्लाइंड रिचुअलिज्म, अंधानुकरण को शो करता है, शोइंग डैट द फॉर्मेलिटी ऑफ गवर्नेंस, राजनीतिक रीतियों की फॉर्मेलिटी को शो करता है, इज मेंटेन, जिनको मेंटेन किया जाता है, इवन व्हेन द रूलर इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, कि राजनीतिक जो परंपराएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, भले वो तरबूज को राजा बना दो। द पोइट हाईलाइट पीपल्स इंडिफरेंस, अब यहाँ पे पोइट लोगों की इनडिफरेंस को शो करता है, उदासीनता को। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका राजा क्या बन रहा है, एज लॉन्ग एज द किंग डज नॉट इंटरफेयर दे आर हैप्पी। बस उन्हें तो ये है कि भाई राजा हमारे में इंटरफेयर ना करे, बस राजा जो राजा बन के रहे, बस वो हैप्पी रहे। सिम्बोलिकली द मेलन किंग रिप्रेजेंट ए रूलर हु इज हार्मलेस, यहाँ पे जो मेलन है वो एक हार्मलेस राजा, नॉन इंटरफेयरिंग राजा को रिप्रेजेंट करता है। अलाउइंग द सिटीजन फ्रीडम, कि बस जनता को जो फ्रीडम दे रहा है, आज़ादी दे रहा है। सिंबल, द मेलन रिप्रेजेंट द रूलर हु डज नॉट इंटरफेयर, रिफ्लेक्टिंग पीपल्स डिज़ायर फॉर पीस एंड लिबर्टी। इसके बाद में इस पोएम का आखिरी पार्ट शुरू हो जाता है कि जब आज भी कोई उन लोगों से पूछता है कि आपका राजा तरबूज क्यों है, तो ये पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि ये हमारी एक परंपरा के अकॉर्डिंग हुआ था। ये लाइनें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये हाईलाइट करती हैं इनडिफरेंस को, इनडिफरेंस ऑफ द सिटीजन, उदासीनता, लोगों की उदासीनता। दे एक्सेप्ट अब्सर्डिटी विदाउट क्वेश्चनिंग इट, यानी कि बेहुदे पूर्व तरीके से वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं बिना किसी क्वेश्चन के। Satirically commentary on blind adherence to tradition, suggest that the citizen value peace and liberty,
यहाँ पर ये चीज़ भी सजेस्ट करता है कि लोगों को ज़्यादा मैटर करती है लोगों के लिए पीस और लिबर्टी ओवर रैशनल गवर्नेंस, यानी कि उनको एक रैशनलवादी तर्क से निर्णय लेने वाली सरकार की बजाय उन लोगों को यहाँ पर रैशनल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, ऐसा कोई राजा नहीं चाहिए जो तर्क से विचार करे। उन्हें तो ये पीस चाहिए और लिबर्टी चाहिए जो तरबूज उनको दे रहा है। सिंस ए हार्मलेस रूलर मेलन डज नॉट इंटरफेयर इन देयर लाइफ। आयरनी यहाँ पर क्या है कि पीपल मेलन को एक्सेप्ट कर रहे हैं बिना किसी क्वेश्चन के। सिंबल द मेलन रिप्रेजेंट ए रूलर हु इज़ हार्मलेस लिविंग पीपल फ्री एंड कंटेंट। यहाँ पे मेलन एक ऐसे राजा को रिप्रेजेंट करता है जो कि हार्मलेस है, कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचा रहा और लोगों को फ्री छोड़ रहा है और लोग इससे कंटेंट हैं, संतुष्ट हैं। अब ये लाइन लास्ट की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, समझनी पड़ेगी आप लोगों को। इफ़ हिज मैजेस्टी रिजॉइस, कि अगर उनका राजा खुश है इन बीइंग ए मेलन दैट्स ओके विद अस हु आर टू से, यानी कि ये लाइनें यहाँ पर ये दिखाएंगी, ये लास्ट की लाइनें, पूरी लास्ट पार्ट आ चुका है यहाँ पर, कि लोगों को मेलन इसलिए पसंद है, उनका राजा एक तरबूज होना, कि वो तरबूज उनके कामों के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहा। कहने का मतलब ये कि लोगों को एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए, एक ऐसा शासक चाहिए था जो उनको उनके अंदर इंटरफेयर ना करे। आप देख लो आज लोग ये चाहते हैं कि भाई सरकार हमारे काम के अंदर टांग ना अड़ाए, बस जैसे हम अपनी मर्जी करें। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि लोग ऐसा शासन चाहते हैं जो उनको फ्रीडम दे, उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि शासन करने वाला कौन है। हाँ, आज के टाइम पर अगर कोई इंसान ये कहे, आप लोगों ने सुना भी होगा कि यार हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे आम आदमी पार्टी आए, चाहे कोई भी पार्टी आए, बट लोगों की भलाई हो, मैटर ये करता है। जब हम ये सोचते हैं कि ये सरकार आए, वो सरकार आए, तो आप भी फिर ये डिपेंड करते हो कि भाई तरबूज राजा बनना चाहिए या फिर पहले वाला राजा आना चाहिए। इन लोगों के जैसा आप लोगों को बनना होगा कि भाई हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि राजा कौन है, कैसा है, हमें तो हमारा फ़ायदा चाहिए, बस हमें तो हमारा फ़ायदा चाहिए। वो चीज़ यहाँ पे शो की गई है। यहाँ पे लास्ट में एक वर्ड आएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, ये जो वर्ड है लेज़ी फेयर। पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये क्या है। यहाँ पे देखो, लेज़ी फेयर एक फ्रेंच टर्म है। लेज़ी फेयर इज़ ए फ्रेंच टर्म डैट लिटरली मीन्स लेट डू और लेट इट बी। मतलब होता है कि जैसा भी है उसको वैसा ही होने दो या करने दो। इन सिंपल वर्ड इट मीन्स नॉट इंटरफेयरिंग, लेटिंग पीपल और थिंग और एक्ट फ्रीली विदाउट कंट्रोल। कहने का मतलब कि लोगों को या चीज़ों को फ्रीली एक्ट करने की फ्रीडम देना, बीच में इंटरफेयर ना करना। और इस प्रकार ऐसा ही शासन यहाँ पे लोग पसंद करते थे। द प्रिंसिपल ऑफ लेजर फेयर सीम टू बी वेल एस्टेब्लिश्ड देयर, कि उस राज्य के अंदर अच्छे तरीके से लेजर फेयर नाम का प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हो गया। अब इन लाइनों का मतलब क्या है यहाँ पे, दिस रेफरेंस द टायर, ये व्यंग है। सम टाइम ए रूलर इज इन कॉम्पिटेंस कैन रिजल्ट इन फ्रीडम एंड हैप्पीनेस फॉर सिटीजन, नागरिकों की स्वतंत्रता और संतुष्टि। शो द प्रैक्टिकल विजडम पीपल, यहाँ पे लोगों की प्रैक्टिकल विजडम को शो किया जा रहा है, लोगों की व्यवहारिक समझ। इन वैल्यूइंग पीस, कि लोग पीस को वैल्यू दे रहे हैं बजाय कि फॉर्मल अथॉरिटी के। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लास्ट की लाइनें ये शो करती हैं कि लोग किसको वैल्यू देते हैं, लोग वैल्यू देते हैं पीस को बजाय कि उनकी अथॉरिटी क्या है या कैसे है। ह्यूमर है यहाँ पर, ए मेलन इज ए किंग एक्सेप्ट सिंपल बिकॉज इट अलाउ फ्रीडम, कि तरबूज को इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो लोगों को फ्रीडम दे रहा है। ये यहाँ पे एक काफ़ी मजाक की सी बात है। सिंबल, द मेलन सिंबलाइज नॉन इंटरफेयरिंग रूलर, ये तो पीछे हमने बात कर ली, तो ये पूरी हमने स्टडी किया। अब आपके सामने है कंक्लूजन, कि ये पोएम में कंक्लूजन क्या है। बस 2-4 मिनट की बात है, ध्यान से सुन लो। द टेल ऑफ मेलन सिटी इज ए ब्रिलियंट पॉलिटिकल स्टायर, ये राजनीतिक व्यंग है। एक्सपोजिंग द स्टुपिडिटी ऑफ अथॉरिटी एंड इनडिफरेंस ऑफ पीपल, ये लोगों की अज्ञानता या फिर ये कह लो कि उदासीनता, इनडिफरेंस, और पॉलिटिक्स की जो स्टुपिडिटी है अथॉरिटी की, उसको शो करता है, उसको एक्सपोज करती है ये पोइम। विक्रम सेठ क्लेवरली शो, विक्रम सेठ ने काफ़ी क्लेवरली यहाँ पे शो किया है हाउ जस्टिस, लॉजिक एंड विजडम,
कि किस प्रकार से जस्टिस, लॉजिक और विजडम वैनिश इन सिस्टम रूल्ड बाय प्राइड एंड इग्नोरेंस, कि प्राइड और इग्नोरेंस के चलते किस प्रकार से जस्टिस, लॉजिक और विजडम को ख़त्म कर दिया जाता है। द पोइम एंड ऑन ए डार्कली ह्यूमर नोट, ये जो पोइम है एक डार्कली ह्यूमरस नोट के साथ में एंड होती है। द पीपल आर सेटिस्फाइड विद द मेलन, कि लोग जो वो मेलन के साथ में एज ए किंग सेटिस्फाइड हैं, बिकॉज इट इंश्योर देन पीस नोट प्रोग्रेस, क्योंकि मेलन उन्हें पीस देता है बजाय कि प्रोग्रेस की, और लोग इस बात से सेटिस्फाइड हैं। आज मान लो कोई गवर्नमेंट कोई ब्रिज बना रही है, रोड बना रही है, कोई आर्किटेक्चर बना रही है, प्रोग्रेस वाला काम कर रही है। जब हमारी लाइफ इफेक्ट होती है हम कहते हैं कि भाई इसका हमारे लिए क्या फ़ायदा। अगर आप तो भाई उस पक्ष में सोचोगे तो आप लोगों कि हाँ बात तो सही है, एक तरफ से ये आपको बात गलत भी लगेगी। बट इस पोइम के अंदर ये चीज़ दिखाई गई है कि लोग प्रोग्रेस की बजाय पीस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इसके बाद में इट टीचेस दैट व्हेन पीपल स्टॉप थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग एनी ऑथोरिटी कैन रूल देम। ये पोइम ये भी शो करती है कि जब लोग क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं, अपना सोच विचार करना बंद कर देते हैं, तो रूल फिर मूर्खता ही करती है। और लास्ट के अंदर दस सेट्स पोइम इज नॉट जस्ट ए ह्यूमरस टेल, ये सिर्फ एक ह्यूमरस टेल नहीं है बट ए मिरर ऑफ रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड ह्यूमर बिहेवियर। रियलिटी के अंदर ये पोइम इंसानी नेचर और रियल वर्ल्ड के पॉलिटिक्स सिस्टम का मिरर है। तो ये थी हमारी पोइम। नीचे आप देख सकते हो कि मेरी क्वालिफ़िकेशंस क्या है। रीज़न शो करने का ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो टीच करवा रहा है उसने कुछ क्वालिफ़िकेशंस भी हासिल की है या फिर नहीं की है। तो यहाँ पर मेरे एग्ज़ाम्स जो मैंने क्वालिफ़ाई किए हैं आप लोगों इनको देख सकते हो। रीट, एच टेट, पी टेट, सी टेट, RPSC सेकंड ग्रेड, EMR, UGC नेट, रीट और RPSC सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट। अभी देखेंगे हमारा अब का रिजल्ट क्या बनेगा जिसका एग्ज़ाम अभी हुआ है। खैर पोइम काफ़ी लेंथी हो गई, 1 घंटा 45 मिनट लगभग। कोई गलती हो, कुछ वर्ड गलत तरीके से प्रोनाउंस किया उसके लिए सॉरी। पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो लेंथी बनती है, बाकी वीडियोस भी लेंथी बनेगी और बनी हैं। बट ये वीडियो देखकर अगर आपको लगा कि ठीक है 1-2 घंटे ख़त्म करने पर अगर आपको पूरी डिटेल मिल रही है, ये सौदा फ़ायदे का है, तो बाकी वीडियोस का वॉच कर सकते हो। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।